अध्याय 11 उदार पुरस्कार। मूल्यांकन का समय 2 घंटे और 37 मिनट। मूल्यांकन में असफल। पहले बड़े मंच पर जियांग ये ने अपने सामने प्रकट हुए पैनल को देखा और क्षण भर के लिए वह अवाक रह गया। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि जब तक वह मायावी लोक में प्रवेश करता रहेगा वह सहज रूप से अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाएगा। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी याददाश्त मिटा दी हो। ये काफ़ी निराशाजनक है। जब तक उसकी मार्शल आर्ट्स की इच्छाशक्ति मूल्यांकन सीमा को पार नहीं कर लेती तब तक वह मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। हालांकि इस बार मैंने मूल्यांकन आधा घंटा पहले ही पूरा कर लिया। जियांग ये ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति में प्रगति हुई है? भ्रम के दायरे में हालांकि वह आनंदित प्रतीत होता था, उसका अवचेतन मन हमेशा भ्रम का विरोध करता रहता था। जल्दी उठने का स्वाभाविक अर्थ है मार्शल आर्ट्स के प्रति अधिक दृढ़ इच्छाशक्ति। और 2 बार मायावी लोक से गुजरने के बाद जियांग ये को लगा कि उसकी इच्छाशक्ति वास्तव में थोड़ी मजबूत हो गई है। अगर मैं इसी तरह प्रगति करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं परीक्षा पास कर लूंगा। इस विचार के साथ उसने अब और संकोच नहीं किया और एक बार फिर मूल्यांकन में प्रवेश किया। ... मूल्यांकन का समय 2 घंटे और 11 मिनट। मूल्यांकन का समय 1 घंटा 50 मिनट। मूल्यांकन का समय 1 घंटा और 23 मिनट। ... इसके बाद कुछ समय तक जियांग ये लगातार मायावी लोक के आकलन दोहराता रहा। बार बार मसाज पार्लर की परीक्षाओं को सहना यह आनंद के लिए नहीं है बल्कि इस विधि के माध्यम से अपनी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। इसका वाकई असर हुआ। मायावी लोक में निरंतर अभ्यास के कारण आकलन पूरा करने में लगने वाला समय धीरे धीरे कम होता गया। इससे संकेत मिलता है कि मार्शल आर्ट के प्रति उनकी इच्छाशक्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया प्रगति की गति धीमी होती गई। विशेषकर जब समय 1 घंटे के भीतर आ जाता था तो हर बार वह केवल कुछ मिनटों का ही सुधार कर पाता था। और मायावी लोक में हमेशा चैन जिलू ही नहीं रहता था, उसकी सेवा के लिए विभिन्न शैलियों की सुंदरियां भी बारी बारी से आती रहती थीं। सौभाग्यवश जियांग ये का दृढ़ संकल्प बरकरार रहा, जिसके चलते प्रत्येक प्रयास के साथ प्रगति होती रही। जैसे जैसे आकलन पूरा करने का समय और कम होता गया, अंत में एक विशेष मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन समय 10 मिनट। प्रथम स्तर का आकलन पूरा हुआ। मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी का पहला स्तर। गड़गड़ाहट। एक सुनहरा स्तंभ पहले विशाल चबूतरे से धीरे धीरे ऊपर उठा, जैसे भोर की पहली किरण चमकती हुई ऊपर उठती है। भव्य शैली में 4 औपचारिक अक्षर उकेरे गए थे। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, बधाई हो, आपने मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के पहले स्तर पर कदम रख दिया है और अमर स्मारक प्राप्त कर लिया है। पुरस्कारों की गणना की जा रही है। उफ! जियांग ये ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। कड़ी ट्रेनिंग की एक रात के बाद आखिरकार उसने पहले चरण का मूल्यांकन पास कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि इसके क्या फायदे हैं। जियांग ये को काफ़ी उम्मीद थी। वास्तव में भले ही कोई पुरस्कार न मिला हो, लेकिन उस एक रात में मार्शल आर्ट के प्रति उसकी इच्छाशक्ति में आया सुधार ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति अमूर्त और मायावी है, जिसे आम लोगों के लिए सुधारना व्यावहारिक रूप से असंभव है। लेकिन जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति अब एक आम आदमी की तुलना में कहीं अधिक थी। मूल्यांकन उत्तीर्ण करने से पहले आपने सौंदर्य द्वार से कुल 47 बार गुजरा, जो मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर्स के 0.001% से भी अधिक है। आप शक्ति के साथ साथ सौंदर्य को भी उतना ही प्यार करते हैं। शीर्षक अनलॉक हुआ, सौंदर्य पथ की खोज। पुरस्कार गणना। सौंदर्य पथ का अनुसरण, प्रतिभा की दृश्यता, बेहतर समझ। ब्यूटी पाथ चेजिंग। जब विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी या टीम के साथी का सामना करना पड़ता है तो हमले की गति 35% बढ़ जाती है और नुकसान पहुंचाने की संभावना 50% बढ़ जाती है। प्रतिभा की पहचान। मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के रूप में आपकी पारखी दृष्टि दूसरों की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को आसानी से पहचान सकती है। समझ में सुधार। समझ में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई। पैनल पर दिखाई देने वाली टेक्स्ट की पंक्तियों को देखकर जियांग ये काफ़ी निराश महसूस कर रही थी। क्या मार्शल आर्ट के 0.001% ग्रैंड मास्टर्स को भी पीछे छोड़ना संभव है? क्या अन्य मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स के हृदय इतने ही दृढ़ हैं? जियांग ये को इस मामले में कोई शर्म नहीं थी। प्राचीन काल से ही वीर सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षित होते रहे हैं। सुंदरता के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है। तो क्या मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर होने का मतलब यह है कि मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर महिलाओं के साथ संबंध नहीं रख सकते? जियांग ये ने इनामों की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। सुंदरता के रास्ते पर चलना, प्रतिभा की दृश्यता। ब्यूटी पाथ चेजिंग को समझना आसान था। विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से हमले की गति और क्रिटिकल हिट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्या ये टैलेंट विजिबिलिटी वास्तव में उसे दूसरों की प्रतिभा को देखने में सक्षम बना सकती है? सिस्टम मुझसे इससे क्या करने की अपेक्षा करता है?
क्या ये सचमुच मुझसे अपना खुद का संप्रदाय शुरू करने और शिष्य भर्ती करने की उम्मीद कर रहा है? जियांग ये ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर भी वह इन पुरस्कारों से सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई। जियांग ये की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह लंबे समय से समझदारी के लाभों का आनंद ले रहा था। अपनी बी लेवल की प्रतिभा के साथ जियांग ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी साधना की गति कितनी तेज हो सकती है। हालांकि इस मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में वह अपने भीतर कोई बदलाव महसूस नहीं कर सका। जियांग ये ने जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि पैनल को फिर से देखा। आपने प्रथम चरण का मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया है। आप मूल्यांकन दोहरा सकते हैं, लेकिन पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। आप दूसरी परत पर जा सकते हैं। जैसे ही वे रेखाएं दिखाई दीं, जियांग ये के सामने का अंतरिक्ष सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत हुआ, मानो ये संकेत दे रहा हो कि दूसरी परत खुल गई है। क्या आप मूल्यांकन दोहरा सकते हैं? इसका मतलब है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति को लगातार निखारने के लिए पहली परत के मायावी क्षेत्र का उपयोग कर सकता हूं। जियांग ये ने पैनल को देखते हुए सोचा। उसने पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि वह भविष्य में स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए मायावी लोक का उपयोग करेगा। लेकिन फिलहाल वह ये देखना चाहता था कि क्या वह दूसरी परत तक चढ़ सकता है। जियांग ये ने अपने सामने बनी सफ़ेद जेड की सीढ़ियों को देखा और तुरंत उन पर चढ़ गया। बूम! जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ। जियांग ये ने दांत पीसकर उस पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगला कदम नहीं उठा सका। दबाव बेहद भयानक था। कुछ देर बाद जियांग ये पहली परत पर लौट आया। ऐसा लगता है कि साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही, या शायद प्रथम सफलता प्राप्त करने के बाद ही, मैं दूसरे स्तर को चुनौती देने में सक्षम हो पाऊंगा। जियांग ये के दिल में अफसोस की एक टीस उठी। अपनी प्रतिभा में आए बदलाव के बावजूद वह बड़ी मुश्किल से ही पहले कदम पर चढ़ पाया। लेकिन दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी 9 कदम बाकी थे। इसके अलावा पहली परत पर चढ़ने के पैटर्न को देखते हुए प्रत्येक कदम का दबाव तेजी से कई गुना बढ़ जाएगा। जियांग ये जानता था कि फिलहाल वह केवल पहली परत पर ही रुक सकता है। अब जाने का समय हो गया है। जियांग ये मुड़कर जाने लगा और मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। कुछ ही देर में वह दिव्य सीढ़ी से बाहर निकल गया। उस विशाल अनंत ऊंचाई वाली दिव्य सीढ़ी को पीछे मुड़कर देखते हुए जियांग ये की आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। ... कमरे में जियांग ये अचानक उठकर बैठ गया। समय देखकर लग रहा था कि सुबह के 4 बज चुके थे। क्या ये सिर्फ एक सपना था? जियांग ये ने अपनी आंखें मल लीं। हालांकि जब उन्होंने अपने पैनल पर नजर डाली तो उन्हें अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। संविधान, नश्वर शरीर बी स्तर, प्रतिभा, मौलिक तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, महान सफलता 1%, उपलब्धियां, मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों के मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, सौंदर्य पथ की खोज करने वाला, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, पहली सतह। खुद को देखकर जियांग ये को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। उनका संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा से परिपूर्ण और जीवन शक्ति से भरपूर था। क्या ये बी लेवल का नश्वर शरीर है? उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया बन गया हो। अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने की दुनिया असाधारण रूप से स्पष्ट थी। उसकी सुनने की क्षमता भी कुछ अलग सी लग रही थी, क्योंकि वह खिड़की के उस पार से आने वाली कुछ अस्पष्ट आवाजें सुन पा रहा था। वह खड़ा हुआ और उसने मुक्का मारने की कोशिश की। धड़ाम धड़ाम। सचमुच एक हल्के से झटके से ही हवा में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा, यह वाकई पहले से बहुत अलग है। इस परिवर्तन से उनके शरीर में व्यापक बदलाव आ गया था। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि बी लेवल के नश्वर शरीर के साथ साधना करना कैसा होगा। जियांग ये जिज्ञासा और उम्मीद से भरा हुआ था। अब न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधर गया था, बल्कि उनकी समझने की क्षमता में भी स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हो गई थी। अध्याय 12, तीव्र प्रगति, दोहरा अध्याय। फिलहाल जियांग ये को सोने में बहुत आलस आ रहा था। इस दौरान हर दिन बुरे सपने आने से उसकी रातें बेचैन गुजर रही थीं। अभी सुबह का समय ही था कि जियांग ये ने अपने कमरे में मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुट्ठी वाली मुद्रा अपनाई, उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। मुझे खेती की तकनीक की गहरी समझ हो गई है। जियांग ये को थोड़ा याद आया और उसने पाया कि चेन जिलू की शिक्षाएं अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई थीं। यहाँ तक कि हर छोटी से छोटी बात भी स्पष्ट रूप से मौजूद थी। पहले ये यादें धुंधली थीं और कई विवरण अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते थे। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऐसा ही महसूस होता है? जियांग ये तुरंत ही मदहोश होकर उसमें डूब गया। कहावत है, गुरु ही मार्ग दिखाता है, साधना स्वयं पर निर्भर करती है। कोई भी मार्शल आर्ट शिक्षक साधना के सभी विवरणों को विस्तार से नहीं समझा सकता।
इसलिए शिक्षक के प्रदर्शन के दौरान छात्र की समझ पूरी तरह से उस पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों को बार बार अवलोकन करने पर भी तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप उन्हें आत्मसात करने में सक्षम न हों। लेकिन कुछ मार्शल आर्ट के धुरंधर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्वतंत्र रूप से समझ सकते हैं और उनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और जियांग ये अब बिल्कुल इसी तरह थी। उसने चेन जिलू को याद करते हुए उसके सीने, कमर, कूल्हों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत से अंत तक ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई है, एक गतिविधि दूसरी गतिविधि का अनुसरण करती है, कसकर परस्पर जुड़ी हुई है। तो ड्रैगन स्विंग स्टेल का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। महज कुछ ही मिनटों में जियांग ये को बहुत लाभ हुआ। वह एक तरह से विरक्ति की अवस्था में था, मदहोश था, अथक था और लगातार स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास कर रहा था। पलक झपकते ही आकाश में दिन का उजाला छा गया। जियांग ये ने खिड़की से आती हुई शानदार धूप को देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि सुबह के 11 बज चुके हैं। सौभाग्य से आज उसकी छुट्टी थी और उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगातार 6 घंटे अभ्यास करने की उम्मीद नहीं थी। जियांग ये पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसे अंदर से बेहद संतुष्टि महसूस हो रही थी। मैंने सुना है कि महान सफलता प्राप्त करने के बाद सुधार की कठिनाई लघु सफलता की तुलना में कहीं अधिक होती है, फिर भी ये लघु सफलता की तुलना में आसान क्यों लगता है। जियांग ये को साधना तकनीक की मामूली सफलता के साथ 99% से 100% तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे। चेन जिलू के अनुसार महान सफलता के बाद सुधार की कठिनाई लघु सफलता के दौरान की तुलना में 5 गुना से अधिक होती है। इसका मतलब है कि उसे केवल 1% प्रगति करने में भी आधा महीना लग सकता है। लेकिन वह तो तब की बात थी। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितनी प्रगति की है। जियांग ये ने कुछ आशंका के साथ इंटरफेस की ओर देखा। खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 3%। सिर्फ 6 घंटे में ही मैंने 2% सुधार कर लिया। ये दृश्य देखकर जियांग ये के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तार्किक रूप से जो काम 1 महीने में होता है वह 6 घंटे में हो सकता है। क्या यही मेरी क्षमता है? जियांग ये समझ गया था कि इस तरह का सुधार निश्चित रूप से उसके द्वारा हाल ही में किए गए शारीरिक संवर्धन से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में मार्शल बोन मॉर्टल बॉडी बी लेवल में परिवर्तित हो चुका था और उसकी समझने की क्षमता में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब यह था कि उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ था। हालांकि यह अभी भी एक मौलिक प्रतिभा थी, लेकिन ये पहले से काफ़ी अलग थी। यह मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर के पहले स्तर का पुरस्कार है। पहले स्तर पर इतना शानदार इनाम मिलने के बाद मुझे आश्चर्य है कि आने वाले स्तर क्या पेशकश करेंगे। जियांग ये बेहद उत्सुक था। अन्य बातों का तो जिक्र ही नहीं, अगर दूसरी परत से एक और शारीरिक परिवर्तन भी आता है तो यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होगा। हालांकि दूसरी परत में प्रवेश करने के लिए संभवतः साधना तकनीक में महारत हासिल करनी होगी या फिर पहली बाधा को भी तोड़ना होगा। भाई टिल्डा, दोपहर के भोजन के लिए बाहर आओ। जब जियांग ये गहरी सोच में डूबी हुई थी तभी दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की तीखी आवाज सुनाई दी। आ रहा, जियांग ये ने जवाब दिया। सुबह से मुक्केबाजी का अभ्यास करने के बाद उसे भूख लग रही थी। ... खाने की मेज पर जियांग टिंग ने जियांग ये की ओर देखकर पूछा, भाई, जब मैंने तुम्हें कल रात बुलाया था तो तुम बाहर क्यों नहीं आई, यहाँ तक कि तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया था। क्या तुम कमरे में कुछ गलत कर रहे थे? कल रात जब जियांग ये ने मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया तो उसने एहतियात के तौर पर दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें ये सब बातें कहना किसने सिखाया? जियांग ये ने अपनी बहन की ओर एक नज़र डाली। जियांग टिंग खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मेरे सहपाठी कहते हैं कि अगर कोई लड़का खुद को कमरे में बंद कर लेता है और बाहर नहीं निकलता तो वह कुछ बुरा कर रहा होता है। ये सुनकर जियांग ये को रात भर बिस्तर पर अलग अलग सुंदरियों द्वारा दबाए जाने का अपना अनुभव याद आ गया। जियांग ये के चिंतनशील चेहरे को देखकर जियांग टिंग ने अपनी चंचल मुस्कान को छुपा लिया। उसका छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने पूछा, भाई, तुमने क्या किया? क्या पुलिस हमें गिरफ्तार करने आएगी? उसके चेहरे के भाव देखकर जियांग ये ने तुरंत उसके सिर पर एक हल्की सी थपकी दी और कहा, अपनी कल्पनाओं को बेकाबू मत होने दो, खाना खाओ। ओह! जियांग टिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आज्ञाकारी भाव से खाना शुरू कर दिया। जियांग ये ने मेज के खाली कोने की ओर देखा और मन ही मन सोचा, दोनों माता पिता काम पर चले गए हैं। हालांकि जियांग दहाई रात्रि सुरक्षा में तैनात था, लेकिन उसे कभी कभी दिन के समय भी ड्यूटी पर रहना पड़ता था। लियानपिंग की बात करें तो अपनी मुख्य नौकरी के अलावा उन्होंने एक अंशकालिक नौकरी भी ढूंढ ली है। आखिरकार जियांग ये अब एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था जिसमें उसकी दैनिक भूख के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से काफ़ी खर्च होता था। मैंने स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में बड़ी सफलता हासिल कर ली है और गुरु के अनुसार मैं पैसे कमाने के लिए परीक्षाओं में भाग ले सकता हूँ। हालांकि इसके लिए अगले सेमेस्टर तक इंतजार करना पड़ सकता है।
इस बारे में बात करते हुए जियांग ये को याद आया कि कल अंतिम मूल्यांकन का दिन है। आखिरी आकलन, मैं शीर्ष 3 में जगह बनाना चाहता हूँ। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, अगर वह शीर्ष 3 में जगह बना लेता है तो उसे कई हजार से लेकर 10,000 से अधिक तक की छात्रवृत्ति राशि मिल सकती है, जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जियांग ये ने जियांग टिंग की ओर देखा, जो पूरी लगन से अपना भोजन कर रही थी, और उसकी आंखों में एक सौम्य भाव झलक उठा। ये घर, हालांकि जीवन सरल था, फिर भी इस तरह काफ़ी अच्छा था। उन्हें उम्मीद थी कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अचानक जियांग ये को कुछ याद आ रहा था। उसने चुपके से ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट इंटरफेस खोला ताकि वह जियांग टिंग की प्रतिभा की जांच कर सके, और उसी क्षण उसने इंटरफेस को जियांग टिंग की ओर लक्षित किया। जियांग टिंग के छोटे से सिर के ऊपर तुरंत छोटे अक्षर दिखाई देने लगे। शारीरिक संरचना, नश्वर शरीर। अध्याय 13, अध्याय 12, तीव्र प्रगति, दुगुनी लंबाई। प्रतिभा, मौलिक। क्या इससे प्रतिभा को पहचान मिलती है? जियांग ये की निगाहें विचित्र थीं। क्या वह सचमुच दूसरे लोगों की शारीरिक बनावट और प्रतिभा को देख सकता था? अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए जियांग ये खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर नीचे कुछ राहगीरों को देखने लगा। उसने देखा कि उन पैदल यात्रियों के सिर के ऊपर छोटे अक्षरों में कई पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। संविधान, नश्वर शरीर, डी स्तर। प्रतिभा, मौलिक, ... संविधान, नश्वर शरीर, डी स्तर। प्रतिभा, मौलिक, ... अजीब बात है। जियांग ये ने अचानक गौर किया, जियांग टिंग के शरीर में केवल नश्वर शरीर क्यों लिखा है, कोई स्तर क्यों नहीं? उसने एक बार फिर जियांग टिंग की ओर देखा, और वह अभी भी पहले की तरह ही था। संविधान, नश्वर शरीर, प्रतिभा, मौलिक, अजीब। जियांग ये ने अपनी ठोड़ी को छुआ और अचानक उसे कुछ याद आ गया। वह छोटी बच्ची जियांग दहाई और उसकी पत्नी की जैविक संतान नहीं थी, उसे भी जियांग दहाई की तरह गोद लिया गया था। शारीरिक कारणों से जियांग दहाई और उनकी पत्नी की कोई जैविक संतान नहीं थी, और वे लंबे समय से जियांग ये को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी मानते आ रहे थे। फिर जब जियांग ये 5 साल की थी तो उन्हें सड़क पर एक छोटी बच्ची लावारिस मिली। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति कठिन थी और जियांग दहाई गोद लेना नहीं चाहता था। लेकिन ली आनपिंग, जो स्वयं एक अनाथ थी, ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे वापस लाने पर अड़ी रही। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ को कोई खजाना मिल गया हो और इस लड़की का शारीरिक गठन असामान्य हो? जियांग ये ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर तुरंत अपना सिर हिला दिया। उन्हें याद आया कि उन्होंने पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा था कि मार्शल आर्ट के वे प्रतिभाशाली खिलाड़ी किसी असाधारण क्षमता के साथ पैदा होते हैं। लेकिन जियांग टिंग ने बचपन से ही कोई विशेष प्रतिभा प्रदर्शित नहीं की थी। अंततः यह एक नश्वर शरीर ही है। जियांग ये ने मन ही मन आह भरी, चाहे ये कितना भी खास क्यों न हो, ये कहीं से भी खास नहीं हो सकता, खासकर जब यह एक मौलिक प्रतिभा हो। इस दुनिया पर प्रतिभा का राज है। 99% मौलिक प्रतिभाएं साधारण ही रहने के लिए अभिप्रेत होती हैं। ठीक उसी समय जब जियांग ये सोच विचार कर रहा था, जियांग टिंग भी छुपकर जियांग ये पर नजर रख रहा था। जब उसने जियांग ये को खिड़की के पास इधर उधर टहलते देखा तो वह मन ही मन सोचने लगी, क्या भाई ने सच में कुछ बुरा किया है? ये सोचते हुए उसने अपनी छोटी सफ़ेद मुठ्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। भाई, डरो मत, अगर बाद में पुलिस आए तो बस कह देना कि ये मैंने किया है। जियांग टिंग ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा। जियांग ये स्तब्ध रह गया। जियांग टिंग ने अपनी छोटी मुट्ठियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तो बस एक बच्ची हूँ। अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो पुलिस मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। तुम क्या बकवास सोच रहे हो? जियांग ये ने अवाक होकर कहा, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। वह पास गया और बच्ची के सिर को सहलाया। उसे एक साथ मनोरंजन और बेबसी का मिला जुला एहसास हो रहा था। ... रात के खाने के बाद जियांग ये साधना जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। वह केवल एक बार रात के खाने के लिए बाहर आया, फिर खेती बाड़ी का काम जारी रखा। वह अगले दिन सुबह 1 बजे तक अभ्यास करता रहा, जब तक कि आखिरकार थके हुए शरीर के साथ वह सो नहीं गया। ... शायद थकान ही इसका कारण थी। जियांग ये अर्धचेतन अवस्था में सो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने बचपन के सपने देख रहा था। उस समय वह केवल 1 वर्ष का था और एक युवक उसे एक भव्य महल की ओर ले जा रहा था। जियांग ये ने गौर किया कि वह युवक कुछ हद तक उससे मिलता जुलता था। उसकी धंसी हुई आंखें और उभरी हुई नाक लगभग एक जैसी थी। युवक ने सामने स्थित महल की ओर देखा। महल पर लगी पट्टिका पर 4 बड़े शब्द खुदे हुए थे, तारा सागर दिव्यपथ। स्तब्ध अवस्था में उसने युवक को अपने आप से बुदबुदाते हुए सुना, मुझे सफल होना ही होगा। फिर जियांग ये ने उस युवक को दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए देखा। सपना खंडित था। दृश्य बदल गया और जियांग ये ने पाया कि वह युवक गायब हो गया था, जबकि उसका 1 साल का बच्चा अंधेरे में पड़ा जोर जोर से रो रहा था। रात घोर अंधेरी थी। एक अंतहीन अंधेरा उसे ज्वार की तरह निगल रहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
जियांग ये अचानक पसीने से भीगा हुआ बिस्तर से जाग उठा। फिर वही भयानक बुरा सपना। जियांग ये ने अपना सिर पकड़ लिया, उसे पिछले कुछ दिनों से वही बुरा सपना आ रहा था। लेकिन इस बार सपना विशेष रूप से सजीव था, इतना कि जागने पर भी उसे वह स्पष्ट रूप से याद था। मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं? आमतौर पर 1 वर्ष की आयु से पहले की यादें भूल जानी चाहिए थीं। लेकिन वह स्मृति जियांग ये के मन में गहराई से बैठी हुई प्रतीत होती थी। उन्हें एहसास हुआ कि शायद जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, उनके बचपन की यादें भी उभरने लगीं। वह युवक कौन है? जियांग ये को यकीन था कि यह जियांग दहाई नहीं था। उसे उस आदमी की शक्ल याद आ गई जो उससे 7 या 8 गुना हद तक मिलता जुलता था। क्या वह मेरे जैविक पिता हो सकते हैं? जियांग ये को इस आश्चर्यजनक अटकल पर थोड़ा झटका लगा। जियांग ये ने तुरंत इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वह मूल रूप से एक प्रवासी था, इसलिए उसके जैविक माता पिता कौन थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे उनकी यादें नहीं थीं। उसके लिए महत्वपूर्ण थे उसके आसपास के लोग। नाश्ते के बाद जियांग ये जियांग टिंग को एनसिटी प्राइमरी स्कूल ले गई। एनसिटी प्राइमरी स्कूल के प्रवेश द्वार पर विदा लेने से पहले जियांग टिंग ने अचानक कहा, भाई क्या तुम आज मेरे लिए एक हॉट डॉग ला सकते हो? जियांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अचानक हॉट डॉग खाने की इच्छा क्यों हो रही है? जियांग टिंग ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे सहपाठी ने कहा था कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको हॉट डॉग खाने होंगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग ये असमंजस में दिख रहा था। जियांग टिंग ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं जल्दी से बड़ी होना चाहती हूं और मजबूत बनना चाहती हूं ताकि मैं मम्मी और पापा की चीज़ों में मदद कर सकूं। जियांग ये ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ करना है तो मुझे करना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैं आपकी मदद कर सकती हूं भाई, जियांग टिंग ने सिर ऊंचा करके कहा। जियांग ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे लिए एक हॉट डॉग लाऊंगा, अब तुम जाओ। हे धन्यवाद भाई, तुम सबसे अच्छे हो। छोटी बच्ची ने उसकी बांह को गले लगाया और उसे चूमा, फिर खुशी खुशी स्कूल में चली गई। एनसिटी नंबर 3 हाई स्कूल। जियांग ये ने स्कूल में कदम रखते ही गंभीरता का माहौल महसूस किया। कैंपस में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। छात्रों के चेहरे या तो तनावपूर्ण थे या उम्मीद से भरे हुए थे, क्योंकि वे जल्दी से शिक्षण भवनों की ओर जा रहे थे। इसका कारण ये था कि आज अंतिम परीक्षा का दिन था। जियांग ये चलते समय अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाल रहा था। खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 5%। कल एक दिन की खेती के बाद खेती की तकनीक में 4% का सुधार हुआ। एक ही दिन में इसमें 4% का सुधार हुआ। यह महान सफलता का चरण है जो लघु सफलता के चरण से 5 गुना से भी अधिक कठिन है, और किसी भी 1% की वृद्धि महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक कि उच्च कक्षाओं के छात्र भी आमतौर पर इसी तरह के होते हैं। तो भी लेवल की फिजिक ऐसी होती है। जियांग ये अपने पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करके आह भरे बिना नहीं रह सका। साधना तकनीक में महान सफलता प्राप्त करने के बाद कठिनाई वास्तव में मामूली सफलता की तुलना में कहीं अधिक हो जाती है। लेकिन उनके लिए अपने वर्तमान बी लेवल के नश्वर शरीर के साथ साधना करना पहले की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से आसान है। ये बिल्कुल उसी गणितीय समस्या की तरह है। संघर्षरत छात्र के लिए इसका पता लगाना असंभव है, लेकिन सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय के किसी मेधावी छात्र के लिए यह उतना ही सरल है जितना कि 1+1=2। भावुक होकर जियांग ये अपने परीक्षा कक्ष में पहुंचा। उस समय उस बड़े कक्षा कक्ष में लगभग 20 लोग ही उपस्थित थे। सुबह की परीक्षा एक सांस्कृतिक परीक्षा थी। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के कारण छात्रों की दृष्टि उत्कृष्ट थी, इसलिए नकल रोकने के लिए स्कूल ने विशेष रूप से यह अनिवार्य किया था कि प्रत्येक परीक्षार्थी के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी हो। सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के नाते जियांग ये के लिए सांस्कृतिक परीक्षा स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं थी। बेशक उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। पेपर पूरा करने के बाद उन्होंने इसे कई बार दोबारा जांचा और घंटी बजने पर ही इसे जमा किया। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में भी सांस्कृतिक अध्ययन में 30% अंक अनिवार्य हैं। एडवांस्ड क्लास के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सांस्कृतिक स्कोर मूल रूप से एकदम सही होते हैं। प्रतिभाशाली लोग हर क्षेत्र में निपुण होते हैं। सांस्कृतिक परीक्षा समाप्त हो गई। कैंटीन में दोपहर का भोजन करने के बाद जियांग ये कक्षा 9 के मार्शल आर्ट के क्लासरूम की ओर चल पड़ा। कक्षा में कई लोग पहले से ही लगन से तैयारी कर रहे थे, परीक्षा से पहले अंतिम चरण की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर ली झीचाओ परीक्षा की तैयारी में अपनी बाह में सुई चुभो रहा था। बेशक ये परीक्षा के दौरान मान्य औषधि थी और परीक्षा से 1 घंटे पहले इसे इंजेक्ट करना नियमों के विरुद्ध नहीं था। हालांकि ये सामान्य औषधियों से अधिक महंगा था। कितने अमीर हैं। जियांग ये सब देखते हुए मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन वह समझ भी गया था
ली जीचाओ के माता पिता दोनों ही स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के उस्ताद थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन थे। स्वाभाविक रूप से वह उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से तुलना नहीं कर सकता था। इसी विचार के साथ जियांग ये ने सहज रूप से ली जीचाओ को देखने के लिए अपना स्टेटस पैनल खोला। अगले ही पल ली जीचाओ के सिर के ऊपर दो छोटी छोटी पंक्तियां दिखाई दीं। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, सी स्तर, प्रतिभा, मौलिक, वह तो सिर्फ सी लेवल का अधिकारी है। जियांग ये को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन ली जीचाओ की साधना गति पर विचार करने पर वह समझ गया। ली जीचाओ ने हाई स्कूल के पहले वर्ष में स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में लघु सफलता प्राप्त की और दूसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत में महान सफलता हासिल की। ये गति सामान्य कक्षाओं के छात्रों की तुलना में अधिक है, लेकिन फिर भी उन्नत कक्षाओं के छात्रों से पीछे है। जियांग ये ने बाकी लोगों को देखा और पाया कि उनमें से अधिकांश का शरीर डी लेवल का था। कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों में से केवल कुछ ही सी लेवल के थे। आखिरकार औसत दर्जे के लोग ही बहुमत में हैं। जियांग ये ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर वह कुछ उम्मीद से भर उठा, मुझे आश्चर्य है कि इस अंतिम परीक्षा में मेरी ताकत में कितनी प्रगति हुई है। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनमें से केवल 2 ही वास्तव में मायने रखती हैं। शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा। विशेष रूप से अंतिम परीक्षा, जिसमें कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों को वंचित छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है। अगर कोई शीर्ष 3 में जगह बना लेता है तो उसे काफ़ी अच्छी रकम मिलती है। अध्याय 14, अध्याय 13, अंतिम मूल्यांकन। 1 घंटे बाद काले रंग की मार्शल आर्ट की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति 9वीं कक्षा के मार्शल आर्ट के क्लासरूम में दाखिल हुआ। मूल्यांकन शुरू होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाएं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। छात्र उत्साहित हो गए और तैयारी करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी साधना रोक दी। क्या वह मार्शल आर्ट कक्षा के ग्रेड निदेशक हैं? जियांग ये ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। उसके सिर के ऊपर सूचना की 2 पंक्तियां दिखाई दीं। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, निचला स्तर, प्रतिभा, नवजात शिशु, लोअर ए लेवल। जियांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बी, सी और डी स्तरों में से प्रत्येक में केवल एक ही रैंक है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ए लेवल को आगे ऊपरी, मध्य और निचली श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लेकिन यह अब तक का सबसे उच्च स्तर का शारीरिक गठन भी है जो उन्होंने देखा है। स्कूल की मार्शल आर्ट कक्षा के ग्रेड निदेशक प्रधानाचार्य के बाद लगभग सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं और इस स्तर का होना काफ़ी सामान्य बात है। लेकिन प्रतिभा और शारीरिक बनावट में वास्तव में क्या अंतर है? ऐसा लगता है कि वे साधना की गति निर्धारित कर सकते हैं। जियांग ये थोड़ा असमंजस में था। अब तक उसके पास अभी भी मूल प्रतिभा है, लेकिन उसकी साधना की गति विशेष कक्षा में नवजात प्रतिभा वाले छात्रों से कम नहीं है। इस दुनिया में प्रतिभा को इतना महत्व दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिभा के अन्य कार्य भी होने चाहिए। जियांग ये जिस क्षण विचार कर रहा था, मूल्यांकन शुरू हो गया। 4 भागों में आयोजित होने वाले मार्शल आर्ट मूल्यांकन का पहला भाग अब शुरू होता है। निर्देशक झांग जियानवू ने गहरी आवाज में कहा। मार्शल आर्ट के 4 भागों वाले मूल्यांकन में मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण, गति परीक्षण, अखाड़े में युद्ध परीक्षण और आभासी तारों भरे आकाश में युद्ध परीक्षण शामिल हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप। झांग जियानवू के शब्द थमते ही कक्षा के बीचों बीच एक मुक्केबाजी शक्ति परीक्षक खड़ा हो गया। सबसे पहले जू सिसी, झांग जियानवू ने फोन किया। दुबली पतली काया लेकिन लंबी टांगों वाली एक लड़की मंच पर आई। ... झांग जियानवू ने परीक्षार्थी को परीक्षक के पास आते हुए देखा। उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। मैंने सुना है कि 9वीं कक्षा में एक होनहार प्रतिभा है। झांग जियानवू ने सोचा। मिस चेन से इस तरह प्रशंसा पाकर मुझे काफी जिज्ञासा हो रही है कि वह कौन सा छात्र हो सकता है। बूम! इस समय जू सिसी के पहले टेस्ट का परिणाम सामने आ चुका था। 603 किलोग्राम। झांग जियानवू ने हल्के से सिर हिलाया। द्वितीय वर्ष में ही सामान्य कक्षा में बड़ी सफलता हासिल करना बुरा नहीं है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक के लिए महान सफलता का मानक 500 किलोग्राम है। लेकिन झांग जियानवू के लिए ये स्तर अभी भी बुरा नहीं के मानक से बहुत कम है। जू सिसी अपनी सीट पर लौट आए। उसके मनमोहक चेहरे पर उत्साह की एक झलक छिपी हुई थी। मुक्केबाजी की ताकत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। क्या मैं इस बार पहला स्थान हासिल कर पाऊंगी? मार्शल आर्ट में उसके अंक हमेशा कक्षा में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ली जीचाओ द्वारा साधना तकनीक में महान सफलता प्राप्त करने के तुरंत बाद वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस बार उसकी मुक्केबाजी की ताकत 600 किलोग्राम से अधिक हो गई, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और शायद पहले स्थान के लिए आशाजनक है। ... जैसे ही प्रत्येक सहपाठी परीक्षा देने के लिए मंच पर आता था, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर रैंकिंग लगातार अपडेट होती रहती थी। फिर भी झांग जियानवू को अभी तक कोई ऐसा छात्र नहीं मिला था जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया हो।
इसी क्षण तीक्ष्ण हेयरलाइन वाला एक लड़का मंच पर आया। बूम! ली झिचाओ ने एक मुक्का मारा और मुक्के की ताकत दिखाने वाले डिस्प्ले पर संख्याएं तेजी से बढ़ने लगीं। किलोग्राम! वाह टिल्ड! इस संख्या को देखकर पूरी कक्षा आश्चर्यचकित रह गई। 732 किलोग्राम! अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। मेरा वजन 400 किलोग्राम से थोड़ा अधिक है। यह आदमी इतनी अच्छी तरह से अपना वजन कैसे बढ़ाता है? भीड़ में मौजूद जूसीसी ने यह दृश्य देखा और तुरंत आह भरी। लगता है मुझे दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा। ली झिचाओ की प्रगति उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। एक सेमेस्टर में 300 किलोग्राम का सुधार। वेन युएहुई ने भी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये ली झिचाओ सचमुच एक राक्षस है। उसने अपने बगल में शांत खड़ी जियांग ये की ओर देखा और असमंजस से पूछा, ये तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जियांग ये ने सिर हिलाकर जवाब दिया, किसी और की साधना गंभीर है और वे संवर्धनकर्ताओं का लगन से उपयोग करते हैं। ये प्रगति काफी सामान्य है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वेन युएहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। मंच पर झांग जियानवू की आंखों में एक चमक दिखाई दी। ली झिचाओ बुरा नहीं है, लेकिन उसके माता पिता मार्शल आर्ट के महारथी हैं, उनकी संपत्ति करोड़ों में है। झांग जियानवू ने टैबलेट पर छात्रों की जानकारी देखी। उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उनके लिए इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से ऐसी उपलब्धियां हासिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्कृष्ट से बहुत दूर। अधिकांश छात्रों ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली थीं और झांग जियानवू को अभी तक कोई ऐसा छात्र नहीं मिला था जिसने उन्हें प्रभावित किया हो, जिससे वह थोड़ा निराश महसूस कर रहे थे। अगला, जियांग ये। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक सुंदर और आकर्षक लड़का मंच पर आ गया। ये छात्र। झांग जियानवू ने अपनी पैनी नज़र से तुरंत ही यह बात नोटिस कर ली कि यह लड़का कुछ अलग सा लग रहा था। जियांग ये मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण करने वाले यंत्र के पास गया। क्लैंग क्लैंग, उसकी मांसपेशियां फड़क उठीं और उसकी हड्डियां झंझना उठीं। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई, उसके कंधों, कमर और कूल्हों की मांसपेशियां सूक्ष्म रूप से फूल गईं। आदिम शक्ति का एक प्रवाह नीचे से ऊपर तक संचारित हो गया। धमाका! उसने एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्केबाजी की ताकत दिखाने वाले डिस्प्ले पर संख्याएं तेजी से बढ़ीं। किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। एक सेकंड बाद संख्या ठीक 610 किलोग्राम पर रुक गई। 610 किलोग्राम। जियांग ये भी इस परिणाम से कुछ हद तक हैरान थे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में महान सफलता प्राप्त की थी। वास्तव में शरीर जितना मजबूत होगा, ताकत भी उतनी ही अधिक होगी। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, अगर मेरा शरीर बी लेवल का न होता तो मेरी मुक्केबाजी की ताकत शायद 500 किलोग्राम से भी अधिक हो जाती। इसी संदर्भ में शारीरिक क्षमता जितनी बेहतर होगी, युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इस बात का अंदाजा जियांग ये ने प्रारंभिक आकलन के दौरान ही लगा लिया था और आज इसकी और पुष्टि हो गई। हालांकि वह अभी अभी बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन बी लेवल की शारीरिक बनावट ने उसे असाधारण युद्ध शक्ति प्रदान की। जियांग ये ने झांग जियानवू को प्रणाम किया और फिर अकेले ही मंच से चले गए। कक्षा में एक बार फिर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। कई छात्रों ने जियांग ये को आश्चर्य से देखा। जूसीसी ने भी अनिच्छा से जियांग ये की ओर देखा। पहले तो उसे लगा था कि वह दूसरा स्थान बरकरार रख सकती है और पहले स्थान के लिए मुकाबला कर सकती है, लेकिन अब वह दूसरा स्थान भी बनाए रखने में असमर्थ है। जियांग ये, इस आदमी का प्रारंभिक परीक्षण तो सिर्फ 245 किलोग्राम का ही था क्या? जूसीसी ने बुदबुदाते हुए कहा, एक सेमेस्टर में ही उसका वजन लगभग 400 किलोग्राम बढ़ गया। ली झिचाओ से भी ज्यादा प्रगति। उसने ये कैसे किया? दूसरी ओर वेन युएहुई ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, 666 बिल्कुल भी नमक नहीं। अच्छे भाई, तुमने ये है कहाँ से खरीदे? क्या तुम मुझे एक बेच सकते हो? जियांग ये ने सिर हिलाया, आह भरी और कहा, मैंने तुमसे कहा था, ये लगन और कड़ी मेहनत की वजह से है। वेन युएहुई ने गुस्से से विरोध करते हुए कहा, अमीर लोग तकनीक पर निर्भर करते हैं, गरीब लोग उत्परिवर्तन पर। तुम निश्चित रूप से उत्परिवर्तित हो गए हो। शायद। जियांग ये मुस्कुराया, एक तरह से कहें तो उसमें वाकई बदलाव आया था। इसी बीच झांग जियानवू ने भी मंच से जियांग ये की ओर देखा। ये वही है, झांग जियानवू ने आंतरिक रूप से सोचा। उन्होंने जियांग ये की जानकारी की पहले ही जांच कर ली थी। साधारण परिवार, साधारण पृष्ठभूमि। सबसे महत्वपूर्ण बात छात्र की प्रगति की गति है। पिछले सत्र की अंतिम परीक्षा के अंकों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सत्र के पहले मूल्यांकन में 25वां स्थान प्राप्त हुआ। इस बार सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। लगता है मिस चेन सही थीं। झांग जियानवू ने धीरे से सिर हिलाया। 9वीं कक्षा ने एक होनहार प्रतिभा को जन्म दिया है। बेशक उनके लिए तो ये बेहद आशाजनक है। मार्शल आर्ट कक्षा के ग्रेड निदेशक के रूप में झांग जियानवू इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मौलिक प्रतिभा की सीमा कहाँ तक है।
दूसरे वर्ष में होने वाली तीव्र प्रगति असामान्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर अंतिम वर्ष में ये गति धीमी हो जाती है। जल्द ही मुक्केबाजी की ताकत का आकलन समाप्त हो गया। ली झिचाओ, जियांग ये और जू सिसी ने क्रमशः शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए। वेन युएहुई ने भी इस बार महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए 6ठा स्थान हासिल किया। झांग जियानवु मंच पर खड़े हुए और गंभीरता से बोले, दूसरा मूल्यांकन गति परीक्षण अब शुरू होता है। पहले जू सीसी। बुलाए जाने पर जू सिसी ने गहरी सांस ली। उसने जियांग ये की ओर एक नज़र डाली। उसके गोरे चेहरे पर प्रतिस्पर्धा की एक झलक दिखाई दी। मुक्केबाजी की ताकत उसकी खासियत नहीं है। एक महिला होने के नाते इस सेमेस्टर में गति ही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है, जिसे वे निखारने में लगी हुई हैं। मुझे स्पीड टेस्ट में अंकों की भरपाई करनी होगी, जू सीसी ने सोचा। जब तक मैं गति परीक्षण और उसके बाद के युद्ध परीक्षणों में जियांग ये से आगे निकल जाती हूँ, तब तक मैं दूसरा स्थान बरकरार रख सकती हूँ। जियांग ये को पार करें, ली झिचाओ का पीछा करें। आगामी परीक्षाओं के लिए उनका यही लक्ष्य है। जू सीसी ने गहरी सांस ली और फिर मंच पर कदम रखा। अध्याय 15, अध्याय 14, झाओ किंगली। जू सिसी चांदी की ट्रेडमिल पर कदम रखती हैं। बूम, चांदी की रंग की ट्रेडमिल गर्जना करते हुए चालू हो जाती है। दूसरा स्थान, मुझे अंतिम वर्ष में 10,000 युआन की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर बने रहना होगा। और अगर मैं पहले स्थान पर आ जाऊं, तो मुझे 30,000 युआन की छात्रवृत्ति मिल सकती है। जू सिसी लगातार खुद को प्रेरित करती रहती हैं। संघ के नियमों के अनुसार 10,000 युआन से कम मासिक आय वाले परिवारों को गरीब परिवारों की सूची में रखा जाता है। वह ऐसे ही परिवार से आती है। वह हार नहीं सकती। वह लड़की अपनी पतली लंबी टांगों से बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। शायद आत्म प्रेरणा काम कर गई। इस बार उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी रफ्तार पहले कभी इतनी तेज नहीं हुई थी। 100 मीटर की दौड़ समाप्त हुई। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर उसकी गति प्रदर्शित होती है, 16.9 मीटर प्रति सेकंड। जू सिसी आश्चर्यचकित भाव दिखाती है। सामान्यतः उसकी सबसे तेज गति केवल 16.5 मीटर प्रति सेकंड है। अन्य छात्र एक के बाद एक गति परीक्षण शुरू करते हैं। वेन युहुई 14.1 मीटर प्रति सेकंड, ली झिचाओ 17.0 मीटर प्रति सेकंड, ज़ेंग नियू 13.1 मीटर प्रति सेकंड। जब जियांग ये की बारी आती है तो वह तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या क्षमता मूल्यांकन में यह अप्रत्याशित दावेदार अपनी चमक बरकरार रख पाएगा। जियांग ये उन घूरती निगाहों को नज़रअंदाज कर देता है। उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही काफ़ी है। बूम, वह चांदी की ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद ट्रेडमिल धीरे धीरे रुक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड डेटा को अपडेट करता है। जियांग ये 16.1 मीटर प्रति सेकंड। बी लेवल का शरीर, ताकत में अधिक वृद्धि लेकिन गति में थोड़ी कमी। जियांग ये मन ही मन समझ जाता है। मंच के नीचे जू सिसी राहत की सांस लेती है। गति मूल्यांकन में वह निस्संदेह दूसरे स्थान पर बनी हुई है। यह अफसोस की बात है, बस थोड़ा और मैं ली झिचाओ को पीछे छोड़ सकता था। जियांग ये को मंच से नीचे उतरते हुए देखकर जू सिसी को थोड़ा अफसोस हुआ और वह मन ही मन सोचने लगी। गति की तुलना करें तो जियांग ये वास्तव में मुझसे उतना अच्छा नहीं है। ताकत उसकी सबसे बड़ी खूबी है। आगामी मुकाबले के मूल्यांकन में मुझे दूसरा स्थान बरकरार रखने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा। क्या वह ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, आसानी से। जू सिसी ने गहरी सांस ली। उनकी खुबानी जैसी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 10 मिनट बाद गति मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। ली झिचाओ अभी भी पहले स्थान पर हैं, जू सिसी दूसरे स्थान पर और जियांग ये तीसरे स्थान पर हैं। जियांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। जू सिसी ने कुछ महीने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी और गति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उसे पीछे छोड़ना सामान्य बात है। द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान, अंतिम वर्ष में 30,000 युआन की शीर्ष छात्रवृत्ति। द्वितीय स्थान पाने वाले को 10,000 युआन, तृतीय स्थान पाने वाले को 5,000 युआन और चतुर्थ से 10वें स्थान तक के विजेताओं को 3,000 युआन मिलेंगे। जियांग ये का भी अपना एक लक्ष्य है। उच्च रैंक प्राप्त करने का अर्थ है अधिक छात्रवृत्तियां। धनवानों के लिए इन निधियों का शायद कोई खास महत्व न हो, लेकिन जियांग ये के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी 2 मूल्यांकनों में दोनों ही शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। जियांग ये मन ही मन सोचता है। बी लेवल की शारीरिक बनावट होने के बावजूद वह घमंडी नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट है। वर्तमान समय में जू सिसी उनके लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। आखिरकार वह इस वर्ग में लेवल सी की शारीरिक बनावट वाली कुछ गिनी चुनी लड़कियों में से एक है। मार्शल आर्ट्स का तीसरा मूल्यांकन, अखाड़े में मुकाबला। झांग जियानवु की आवाज़ गूंजती है, सबसे पहले जू सिसी। जियांग ये मंच का अवलोकन कर रही थी, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया।
पता नहीं निर्देशक झांग से लड़ने से कोई नई उपलब्धि हासिल होगी या नहीं। मार्शल आर्ट कक्षा के निदेशक की क्षमता सामान्य शिक्षकों की तुलना में कहीं अधिक है। यहाँ तक कि शिक्षक चेन भी मार्शल आर्ट्स के पूर्वज हो सकते हैं, तो क्या निदेशक झांग को कम से कम मार्शल संत स्तर का नहीं होना चाहिए? जियांग ये प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। समय गुजर जाता है। अंत में अब जियांग ये की बारी है। मैदान पर मंच पर कदम रखते ही झांग जियानवू ने जियांग ये को गौर से देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी जांच पड़ताल का भाव था। मिस चेन ने इस लड़के का जिक्र किया था, देखते हैं कि उसके युद्ध कौशल कैसे हैं। अगर वाकई अच्छे हैं तो उस शर्त पर विचार करना उचित होगा। शिक्षक, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जियांग ये ने अपना हाथ थोड़ा सा झांग जियानवू की ओर बढ़ाया। फिर वह अपना बायां पैर आगे बढ़ाता है और टाइगर पाउंस फिस्ट स्टांस अपना लेता है। आगे बढ़ो। झांग जियानवू एक स्थिर आभा के साथ खुद को प्रस्तुत करते हैं और छात्रों के साथ अभ्यास करने के लिए केवल मामूली सफलता स्तर की साधना तकनीक का उपयोग करते हैं। फिर भी ग्रेट सक्सेस के छात्र भी 30 चालों के भीतर ही हार जाते हैं। अगले ही पल जियांग ये एक भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मुक्कों की जोरदार बौछार हवा को चीरती हुई उल्कापिंड की तरह प्रतिद्वंद्वी की ओर भारी प्रहार करती है। झांग जियानवू हल्के से एक तरफ हटते हुए आसानी से वार से बच जाते हैं, जबकि उनकी दाहिनी कोहनी आगे की ओर घूमकर जियांग ये की छाती पर जोरदार प्रहार करती है। पल भर में दोनों में झड़प हो जाती है। ग्रेट सक्सेस से आगे की युद्ध शैली आमतौर पर जबरदस्त ध्वनियों के साथ फूट पड़ती है। अखाड़े में होने वाली झड़पों की गूंज ही सुनाई दे रही थी, मानो लोहे और पत्थर की प्रतिध्वनि हो। जियांग ये आक्रामक रक्षात्मक रणनीति अपनाता है, अपनी ताकत का लाभ उठाते हुए लगातार हमले करता है, जबकि झांग जियानवू कोमल तकनीकों से जवाबी हमला करता है। उसकी शक्ति निरंतर और मायावी होती है। सौभाग्यवश जियांग ये की मुक्केबाजी की तकनीक अत्यंत परिष्कृत है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चालें लगातार उभरती रहती हैं और वह ताकत का इस्तेमाल ताकत का मुकाबला करने के लिए करता है। ये के युद्ध कौशल में शिक्षक चेन का सार समाहित है। मंच के पीछे वेन युएहुई मन ही मन प्रशंसा करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये आजकल हमेशा थका हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि शिक्षक चेन ने उसे निजी तौर पर पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। दूसरी ओर जू सिसी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। अखाड़े में उनका पिछला प्रदर्शन मात्र औसत दर्जे का था। अब जियांग ये के प्रदर्शन को देखकर उसे एहसास होता है कि दूसरा स्थान उसके हाथ से फिसल रहा है। कुछ ही दूरी पर ली झीचाओ भी देख रहा था। उसकी आंखों में विचारशील भाव दिखाई दे रहा था। 20 से अधिक राउंड के बाद झांग जियानवू ने जियांग ये को अखाड़े से बाहर निकाल दिया। वह अपनी मुद्रा को स्थिर करते हुए मंच की ओर थोड़ा झुकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर उनकी अखाड़े में हुई लड़ाई की रैंकिंग प्रदर्शित होती है। दूसरा स्थान जियांग ये। जियांग ये अपनी रैंकिंग पर ध्यान नहीं देता और तुरंत पैनल में जाकर उसकी जांच करता है। उनकी निराशा ये थी कि इस मूल्यांकन से कोई नई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। अजीब बात है, क्या इसका कारण यह है कि निदेशक झांग की शक्ति शिक्षक चेन से कम है, या क्या निदेशक झांग की शक्ति भी मार्शल आर्ट्स पूर्वज स्तर में आती है? जियांग ये का मानना है कि संभवतः बाद वाला विकल्प सही है। जहां तक पहले वाले की बात है, यह असंभव लगता है। आधे घंटे बाद अखाड़े में हुई लड़ाई का आकलन समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मार्शल आर्ट के तीनों मूल्यांकनों का समग्र स्कोर प्रदर्शित होता है। जियांग ये भी बोर्ड की ओर देखता है। प्रथम स्थान ली झिचाओ 295 अंक। द्वितीय स्थान जियांग ये 260 अंक। 260 अंक। जियांग ये सोचता है, मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के मानकों को पूरा करने के लिए अंतिम मूल्यांकन में केवल 90 अंकों की आवश्यकता है। वार्षिक पैटर्न के आधार पर सामान्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा का मानक 350 अंक है। बेशक 25 स्कूल्स अलायंस इससे कहीं आगे है, जिसके लिए कम से कम 700 अंकों की आवश्यकता होती है। शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों की बात करें तो सबसे निचले स्थान वाले स्कूल के लिए भी न्यूनतम अंक 900 हैं। मार्शल आर्ट्स के 4 आकलन के लिए अधिकतम कुल अंक 1200 हैं। 900 अंक प्राप्त करने के लिए लगभग अविश्वसनीय स्तर की मेहनत की आवश्यकता होती है। लेकिन जियांग ये के पास अभी भी पूरा 1 साल है, उसके सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। चौथा मूल्यांकन वर्चुअल स्टाररी स्काई युद्ध मूल्यांकन कक्षा में नहीं बल्कि स्कूल के केंद्र में स्थित एक गोलाकार इमारत में आयोजित किया जाता है। झांग जियानवू के मार्गदर्शन में कक्षा 9 के छात्र गोलाकार इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। अन्य कक्षाओं के छात्र पहले से ही कतार में लगे हुए हैं। स्कूल के वर्चुअल उपकरण सीमित हैं, जिसके कारण देर से आने वाली कक्षाओं को अक्सर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सौभाग्य से कक्षा 9 सबसे पहले पहुंचती है। कुछ छात्रों ने वर्चुअल मूल्यांकन पूरा कर लिया है और वे गोलाकार इमारत से बाहर निकल गए हैं। विशेष कक्षा के छात्र जियांग ये ने उन छात्रों की ओर एक नज़र डाली। उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। विशेष कक्षा के छात्र सामान्य कक्षाओं के छात्रों से भिन्न होते हैं।
नवजात प्रतिभाओं से लाभान्वित होते हुए, चाहे वह व्यवहार में हो या स्वभाव में, वे एक प्रकार का जोशीला आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। इनमें सबसे आगे एक शांत स्वभाव वाली लड़की है, जिसकी लंबाई 1 मीटर 75 इंच है। उसने छोटी आस्तीन वाली शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं और उसके पैर बर्फ जैसे गोरे और लंबे हैं। उसकी कोमल कमर के ऊपर का दृश्य मनमोहक है। वह शांत स्वभाव वाली लड़की कक्षा 9 की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाती है। उसका चेहरा भावहीन है और वह लंबे पैरों से कदम बढ़ाते हुए जाने के लिए आगे बढ़ती है। कक्षा 1 की झाओ किंगली, एक खौफनाक शख्सियत जिसने 4 मूल्यांकनों में 700 अंक हासिल किए। इमारत के अंदर कई छात्र उस विशाल आकृति को देखकर विस्मय से भर आते हैं। जियांग ये ने अपना पैनल खोलकर देखा, जिससे उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी का भाव दिखाई दिया। अध्याय 16, अध्याय 15, छाया दौड़। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, बिस्तर। प्रतिभा, नवजात शिशु। जियांग ये ने झाओ किंगली के सिर के ऊपरी हिस्से को देखा और मन ही मन सोचा, बिल्कुल मेरी तरह उसका शरीर बी लेवल का है और वह द्वितीय वर्ष की छात्रा है, लेकिन उसका कुल स्कोर पहले ही 700 अंक तक पहुंच चुका है। उसका वर्तमान स्कोर 700 अंक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी उसका स्कोर उतना ही रहेगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी पूरा 1 साल बाकी है। अगले साल झाओ किंगली इस स्कोर को कहीं अधिक पार कर जाएंगी। फिलहाल मेरे और इन नवोदित प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच अभी भी काफ़ी अंतर है। जियांग ये ने आह भरी, लेकिन उसका मन बहुत शांत था। अभी लंबा रास्ता तय करना है और एक दिन वह जरूर आपसे आगे निकल जाएगा। बेशक वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि भले ही वह नई प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दे, ये तो केवल शुरुआत होगी। इस युग में प्रतिभाशाली लोग नदी पार करने वाली मछलियों की तरह असंख्य हैं। जैसा कि सांस्कृतिक कक्षा के शिक्षक ने कहा था, प्रतिभा को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: मौलिक, नवजात, ताओबोन, असाधारण। नवजात प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाएं तीसरे वर्ष में प्रथम बाधा को पार कर सकती हैं और स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बन सकती हैं। ताओबोन प्रतिभाओं के मामले में तीसरे वर्ष में स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना तो बुनियादी बात है, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले दूसरे ब्रेक को पार करना मुश्किल नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें सच्चे जीनियस नहीं माना जाता है। सच्चा प्रतिभाशाली कौन होता है? 10 साल की उम्र से साधना शुरू करना, 12 साल की उम्र में प्रथम ब्रेक, 15 साल की उम्र में द्वितीय ब्रेक और 18 साल की उम्र तक तृतीय ब्रेक प्राप्त करना, यह असाधारण प्रतिभा है और वे सचमुच दुनिया के चहेते हैं। सामान्य लोग 15 वर्ष की आयु में ही साधना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस जन्मजात असाधारण क्षमता वाले लोग 5 साल पहले ही साधना शुरू कर देते हैं, जो स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि इस तरह की प्रतिभा भी सबसे शक्तिशाली नहीं होती। कहा जाता है कि इससे भी अधिक प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन वह स्तर आन शहर से बहुत दूर है। मार्शल आर्ट का क्षेत्र अनंत है। प्रतिभावान लोग सितारों की तरह चमकते हैं। हो सकता है कि एक दिन मैं भी उस स्तर तक पहुंच जाऊं। 2 जीवन जी चुके जियांग ये का खून अब भी गर्म है, लालसा से भरा हुआ है। इस समय तक कक्षा 9 के छात्र पहले ही गोलाकार इमारत में प्रवेश कर चुके थे। उनके सामने एक विशाल धातु का हॉल था। हॉल के बीच में धातु की सीटों की कतारें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर चांदी सफ़ेद रंग का धातु का हेलमेट रखा हुआ था। और हॉल के सामने एक विशाल स्क्रीन पर पूरी कक्षा की रैंकिंग प्रदर्शित की गई थी। प्रथम स्थान झाओ किंगली, 710 अंक। द्वितीय स्थान लिन मियाओ मियाओ, 652 अंक। तीसरा स्थान वांग जियांग। शीर्ष 100 रैंकिंग में लगभग सभी छात्र विशेष कक्षाओं के थे। कभी कभार नियमित कक्षाओं के कुछ छात्र किसी तरह से अंदर घुस जाते थे, आमतौर पर सबसे निचले पायदानों पर। अजीब बात है, विशेष कक्षा में लोअर ए लेवल की शारीरिक बनावट वाले छात्र शामिल हैं, लेकिन पहला स्थान झाओ किंगली जैसी बी लेवल की शारीरिक बनावट वाली व्यक्ति को मिला है। जियांग ये ने आसपास के विशेष कक्षा के छात्रों पर नजर डाली और वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। तार्किक रूप से ए लेवल का शारीरिक गठन बी लेवल के शारीरिक गठन से कहीं बेहतर होता है, लेकिन जहां तक उसे पता है, झाओ किंगली का नाम पहले साल से ही पहले स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। क्या यह उसकी प्रतिभा के कारण है या अन्य कारणों से? जियांग ये ने सोच विचार करते हुए कहा। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तभी कक्षा 9 के मूल्यांकन का समय हो चुका था। ... अब चलिए नंबरिंग शुरू करते हैं। झांग जियानवु कक्षा 9 की टीम के आगे खड़ा था और जोर से बोल रहा था। सभी लोग एक साथ उत्साहित हो गए। वे यहाँ पहली बार नहीं आए थे। कभी कभी सामान्य कक्षाओं के दौरान उन्हें इसका अनुभव होता था। वर्चुअल स्टाररी स्काई के व्यवहारिक मूल्यांकन में 5-5 लोगों के समूह बनाना शामिल था। मूल्यांकन के पाठ्यक्रम में आभासी दुनिया में शैडो रेस के खिलाफ टीम युद्ध शामिल था। इस मूल्यांकन का स्कोर शैडो रेस में मारे गए लोगों की संख्या और टीम के हताहतों की संख्या के आधार पर किया गया था। टीमों का गठन मनमाने ढंग से नहीं किया जाता था। स्कूल प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें क्रमांकित करती थी कि प्रत्येक टीम में समान संख्या हो। बेशक ये क्रमांकन कक्षावार किया गया था।
इसलिए विशेष कक्षाओं के छात्रों ने इस मूल्यांकन में निश्चित रूप से अधिक अंक प्राप्त किए क्योंकि औसत गुणवत्ता बेहतर थी। जियांग ये, जियाक्विंग, ताओ जियाओगांग, हेहुआ, ली जुवान। जियांग ये अपने समूह की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। शियाकिंग, वह लड़की जो अक्सर उसके लिए पानी लाती थी। बाकी 3 छात्र मध्यम से निम्न स्तर के थे और उसके बहुत करीबी नहीं थे। लेकिन इसी क्षण तीनों जल्दी से जियांग ये के चारों ओर जमा हो गए। भाई जियांग, कृपया हमें ले चलो। जी हाँ भाई जियांग, हम सब में आप सबसे मजबूत हैं, हम नेतृत्व के लिए आप पर भरोसा करेंगे। जियांग ये ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह एक टीम वर्क है, हर कोई महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। हाँ, आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें, समूह ने एक स्वर में कहा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से जियांग ये की बात मानी, जो कक्षा में दूसरे स्थान पर था। जियांग ये ने चुपके से उसे देख रही जियाकिंग की ओर एक नज़र डाली और अचानक कहा, जियाकिंग, सावधान रहना, कहीं तुम राक्षसों के चंगुल में न फंस जाओ। जियाकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, मैं सावधान रहूंगी। ये देखकर ताओ शियाओगांग ने तुरंत कहा, भाई जियांग, चिंता मत करो, शियाकिंग हमारी टीम में इकलौती लड़की है, हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे। जियांग ये ने सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे निश्चित रूप से जियाकिंग की रक्षा करनी थी क्योंकि टीम में एक लड़की होने से उसे 35% आक्रमण गति का बोनस मिलता था और यहां तक कि 50% क्षति वृद्धि को सक्रिय करने का भी मौका था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी इस क्षमता पर भरोसा कर सकता हूं। जियांग ये ने चुपचाप दूर से ली जिचाओ को देखा। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें 30,000 युआन की गरीबी सहायता छात्रवृत्ति मिली, जिसकी उन्हें बहुत लालसा थी। टीम के कार्यों का निर्धारण पूरा हो गया था। ली जिचाओ शांत रहे और उन्हें अपना पहला स्थान बरकरार रखने का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर जू सिसी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी बादाम जैसी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। इस आकलन में मेरी गति ही मेरी ताकत है, क्या मैं दूसरा स्थान वापस हासिल कर पाऊंगी, यह इस समय पर निर्भर करता है, जू सिसी ने मन ही मन सोचा। तभी झांग जियानवू ने कहा, प्रत्येक समूह अपनी अपनी सीटों पर क्रम से बैठें और आभासी तारामंडल मूल्यांकन शुरू करें। सभी लोग हिलने डुलने लगे। जियांग ये अपनी सीट पर गए और चांदी सफ़ेद रंग का आभासी हेलमेट पहन लिया। वर्चुअल हेलमेट, जिसे ब्रेन नर्व कनेक्टर भी कहा जाता है, न्यूट्रिनो के माध्यम से मस्तिष्क तरंगों के साथ संवाद करता है, जिससे लोग तुरंत नींद जैसी अवस्था में चले जाते हैं। जैसे ही उसने हेलमेट पहना, जियांग ये की चेतना डूब गई। अगले ही पल उसने खुद को एक आभासी शहर के एक कोने में पाया। जियांग ये के साथ जियाकिंग, ताओ जियाओगांग और 2 अन्य लोग भी थे। चांद आसमान में ऊंचा था, हवा जोर जोर से चल रही थी। सड़क की बत्तियां हल्की पीली थीं। ये बिल्कुल वास्तविक है। जियांग ये ने आसपास के वातावरण को देखा और पहले भी वहां जा चुका होने के बावजूद वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वर्चुअल स्टाररी स्काई वास्तविकता को 1:1 अनुपात में पुनः प्रस्तुत कर सकता है और ये दर्द की संवेदनाओं को भी पूरी तरह से बहाल कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ किसी भी प्रकार की चोट लगने से व्यक्ति की युद्ध क्षमता पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी समय उनके सामने एक अंधेरे क्षेत्र में एक घोर काली आकृति, जो तरल पदार्थ जैसी दिखती थी, धीरे धीरे अंधेरे से ठोस रूप में प्रकट हुई। जैसे ही परछाई ठोस रूप लेने लगी, अचानक एक सर्द और रूह कंपा देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। छाया जाती शिशु शरीर। जियांग ये की आंखें तेज हो गईं और वह चिल्लाया, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाकी चारों ने अपने चेहरे के भाव और भी सख्त कर लिए। शैडो रेस बेहद शक्तिशाली थी। एक शिशु का शरीर 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है, जबकि एक किशोर का शरीर 3 मीटर से अधिक लंबा हो सकता है। किसी किशोर अपराधी का सामना करने के लिए कम से कम प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्ट्स मास्टर की आवश्यकता होती थी। उनके सामने मौजूद शिशु शरीर लगभग 1.5 मीटर का था, जो अपनी तरह का सबसे कमजोर था, फिर भी उसे संभालने के लिए 5 लोगों की ताकत की जरूरत थी। फुफकार। काली परछाई ने फुफकारते हुए अचानक उनकी ओर झपट्टा मारा। हालांकि जैसे ही जियांग ये और अन्य लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया, वह परछाई रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ताओ शियाओगांग और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। जियांग ये चिल्लाया, अपनी पीठ का ध्यान रखो। शैडो रेस के लोग परछाइयों पर अधिकार करना पसंद करते थे। जियांग ये को याद आया कि चेन जिलू ने युद्ध के दौरान हमेशा छाया की स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया था। युद्ध की शुरुआत में जियांग ये ने देखा कि उसकी परछाई उसके पीछे थी। वह अचानक मुड़ गया। वहां एक खुला हुआ मुंह था जो सीधे उसकी ओर झपटा हुआ था। हमले की गति में 35% की वृद्धि। किसान का ट्रिपल पंच। बैंग बैंग बैंग। अध्याय 17, अध्याय 16, रैंकिंग। ब्यूटी पाथ चेजिंग। जब आपका सामना विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी या टीम के साथी से होता है, तो हमले की गति 35% बढ़ जाती है और नुकसान बढ़ने की संभावना 50% होती है।
जियांग ये की वर्तमान मुक्केबाजी की गति उसकी सामान्य गति से 1.35 गुना अधिक है। वह हर सेकंड एक अतिरिक्त मुक्का मार सकता है। ये भले ही मामूली लगे, लेकिन 10 सेकंड में ये 10 और मुक्के के बराबर है और इससे होने वाला नुकसान काफ़ी गंभीर होता है। महज 3 या 4 सेकंड में ही जियांग ये ने एक पाइल ड्राइवर की तरह 1 दर्जन से अधिक मुक्के बरसा दिए थे। प्रत्येक मुक्के की अधिकतम शक्ति लगभग 600 किलोग्राम थी। गर्जन, मानवाकार परछाई के चेहरे पर जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह चीख उठी और उसकी आकृति गायब हो गई। स्विश, ये बच तो नहीं निकला, लेकिन जल्दी ही ताओ शियाओगांग और अन्य लोगों की परछाइयों में समा गया। शैडो रेस अत्यंत बुद्धिमान है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे यह एहसास हो गया था कि जियांग ये से निपटना मुश्किल है, इसलिए उसने जानबूझकर पहले दूसरों से निपटने का फैसला किया। गर्जन, मानवाकार परछाई ने चीख मारी, उसकी आवाज़ से मानो दिमाग अस्त व्यस्त हो गया, जिससे सभी के सिर चकरा गए और कान बजने लगे। ध्यान रहें, जियांग ये जोर से चिल्लाया। सबसे पहले होश में आने पर उसने सतर्कता से आसपास के वातावरण का जायजा लिया। शैडो रेस के शिशु रूप भी सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक गति रखते हैं। वे परछाइयों का उपयोग करके टेलीपोर्ट कर सकते हैं। उनकी गतिविधियां मायावी होती हैं। यही एक कारण है कि शैडो रेस से निपटना मुश्किल है। जियांग ये के शब्द समाप्त होते ही घोर काली छाया फिर से प्रकट हुई और क्रूरतापूर्वक जिया किंग की ओर बढ़ी। भाड़ में जाओ। शिया किंग को हल्के में लेना आसान नहीं था। वह चिल्लाए और उसने अपनी मुट्ठी से परछाई पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन उसके मुक्के का असर जियांग ये के मुक्के के मुकाबले कहीं कम था। सौभाग्यवश ताओ शियाओगांग और अन्य लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए और प्रत्येक ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए शैडो रेस के शिशु रूप को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। साधारण हथियार, चाकू, बंदूकें, तलवारें, यहां तक कि आग्नेयास्त्र भी शैडो रेस को शायद ही कोई ठोस नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके विपरीत मानव मुक्के वास्तव में शैडो रेस के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बुरी आत्माओं को डरा सकता है। और स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के उस्ताद इस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए स्टार स्काई ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसके बाद विशेष हथियारों का उपयोग करके शैडो रेस को अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट ब्रेक हासिल नहीं किया है, वे केवल अपनी मुट्ठियों के दम पर ही काम कर सकते हैं। मरना, जियांग ये और कई अन्य लोगों ने मिलकर परछाई को घेर लिया। हालांकि यह शिशु का सबसे कमजोर रूप था, फिर भी 5 लोगों को एक साथ इसे सहन करने में बेहद कठिनाई हुई। जब भी वह परछाई चीखती थी तो लोगों को चक्कर आने लगते थे, वे मुश्किल से खड़े हो पाते थे। सौभाग्यवश उन चीखों का जियांग ये पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, इसलिए वह समय रहते दूसरों को याद दिला सका। अगर ऐसा नहीं होता तो समूह को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी होती। गर्जना टिल्ड, एक और गर्जना। इस बार जियांग ये चेतावनी देने में बहुत देर कर चुका था। पफ, उनमें से एक की बांह काट दी गई थी, खून बह रहा था और वह दर्द से चीख रहा था। लीहुआन, तुम ठीक हो? ताओ शियाओगांग के चेहरे का भाव बदल गया। भीषण लड़ाई ने उसे लगभग ये भुला दिया था कि वे एक आभासी दुनिया में हैं। यह शापित छाया जाति, इनकी जीवन शक्ति बहुत प्रबल है। उनकी शारीरिक शक्ति सीमित है, लेकिन शैडो रेस के पास असीमित ऊर्जा प्रतीत होती है। उनकी त्वचा मोटी होती है और वे व्यावहारिक रूप से अजेय होते हैं। ध्यान रहे, ये 5 के मुकाबले 1 की लड़ाई थी। अगर अकेले सामना करना पड़े तो यह अकल्पनीय होगा। ये भी लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। जियांग ये ने परछाई की ओर देखते हुए सख्ती से कहा, पूरी ताकत लगा दो, इसे खत्म करो। इस समय मानवाकार परछाई लगातार विकृत हो रही थी, जैसे पिघलती हुई आइसक्रीम जो अपना आकार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। इससे कमजोरी का संकेत मिला। सभी बाहर जाओ। जियांग ये ने सबसे पहले आगे बढ़कर पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। इसी क्षण उन्हें अचानक एक प्रेरणा मिली, जिससे उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि मुक्के की शक्ति में काफी वृद्धि होगी। क्षति को 50% तक बढ़ाएं। आखिरकार पूरे खेल के बाद ट्रिगर हो गया। जियांग ये के पास सोचने का समय नहीं था। उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी से परछाई के सिर पर जोरदार प्रहार किया। बूम! इस मुक्के के कारण सीधे तौर पर परछाई में फेज सेपरेशन उत्पन्न हुआ, जिससे परछाई के छींटे तरल की बूंदों की तरह दिखने लगे। फिर भी उस परछाई में कुछ ताकत बाकी थी। उसका आकार झिलमिलाता और एक बार फिर गायब हो जाता। अगले ही पल ली जुवान के पीछे परछाई में एक और परछाई प्रकट हुई, जो स्पष्ट रूप से आपसी विनाश का इरादा रखती थी। सौभाग्यवश ताओ शियाओगांग ने ठीक समय पर ध्यान दिया और एक पैर के वार से परछाई के शरीर को काट डाला। अंततः मर गया। ताओ शियाओगांग ने गहरी सांस छोड़ी। शैडो रेस बहुत परेशानी वाली है। जियांग ये के चेहरे पर भी वही गंभीर भाव थे। सौभाग्य से यह आभासी दुनिया में हुआ, अगर यह वास्तविक दुनिया में होता तो खतरा कहीं अधिक होता। ठीक तभी कुछ ही दूरी पर अंधेरे में 3 और मानव आकार की आभासी परछाइयां उभरीं। वे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भी खड़े थे, जो सबसे निचला स्तर था शिशु शव। लेकिन इस बार 3 थे। दूसरा स्तर
सभी के चेहरे तनावग्रस्त हो गए। वर्चुअल स्टाररी स्काई का मूल्यांकन गेम के स्तरों के समान था। पहले स्तर में केवल एक ही शैडो रेस थी, दूसरे स्तर पर 3 थे, तीसरे स्तर पर 5 थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, संख्या बढ़ती गई। आलस मत करो, दूसरे स्तर को पार करने के लिए पूरी मेहनत करो, जियांग ये ने कहा। समझ गया। ताओ शियाओगांग और बाकी लोग जियांग ये के चारों ओर जमा हो गए और स्वाभाविक रूप से इस समय उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। ... जबकि जियांग ये की टीम जमकर संघर्ष कर रही थी, अन्य टीमें भी भीषण लड़ाई में लगी हुई थीं। एक आभासी स्थान में जू सिसी 4 अन्य लोगों का नेतृत्व करते हुए दूसरे स्तर की 3 परछाइयों के खिलाफ जमकर लड़ रही थी। अब उनकी टीम के 3 सदस्य पहले ही घायल हो चुके थे, जिनमें से 2 ने अपना एक हाथ खो दिया था। पूरी टीम की ताकत में काफ़ी कमी आ गई थी। केवल जू सिसी ही अपनी चरम युद्ध शक्ति को बरकरार रख पाई थी, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वहां पर लटका हुआ जू सिसी ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, तुम अपने माता पिता की इकलौती उम्मीद हो, तुम्हें 25 स्कूलों के गठबंधन में जगह बनानी होगी और मम्मी पापा को 200 वर्ग मीटर के घर में रहने का मौका देना होगा। आप यहाँ नहीं गिर सकते। अगर आप दूसरा स्थान भी हासिल नहीं कर सकते तो पहले स्थान की बात कैसे कर सकते हैं? 25 स्कूल्स अलायंस की बात कैसे कर सकते हैं? मारना। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर जू सिसी ने आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। पूफ! उसने एक परछाई के सिर पर मुक्का मारा, लेकिन उसी समय शैडो रेस ने उसकी बाईं बांह को बुरी तरह से फाड़ दिया। जू सिसी ने दांत पीसते हुए अगले लक्ष्य की ओर दौड़ना जारी रखा। ... एक अन्य आभासी स्थान में बूम! ली झिचाओ ने तीसरी छाया को नष्ट कर दिया, जिससे लगातार रक्तस्राव हो रहा था। वह भी बुरी तरह घायल हो गया था और स्थिति बेहद गंभीर थी। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि उसके 4 साथियों को एक परछाई ने जमीन पर गिराकर पीट रखा था। ली झिचाओ वापस जाकर उनकी मदद करने का इरादा रखता था। गर्जन! एक गर्जना की आवाज़ गूंजी और ली झिचाओ ने दर्द से तुरंत अपने कान ढक लिए। उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। ये शैडो रेस की एक ऐसी दहाड़ थी जो दिमाग में हस्तक्षेप करने और भ्रम पैदा करने में सक्षम थी। जब वह बेखबर था, तभी एक परछाई तेजी से गुजरी और उसे एक थप्पड़ मार दिया। ... धातु के हॉल में झांग जियानवू हाथ बांधकर खड़े थे और विशाल स्क्रीन पर चल रही रैंकिंग को देख रहे थे। झाओ किंगली नाम की उस लड़की ने 700 अंक हासिल किए। अविश्वसनीय! मुझे याद है कि जब उसने पहले साल दाखिला लिया था तब उसकी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ में से नहीं थी। लेकिन अगर वह इस गति को बनाए रखती है तो अगले साल वह शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों में जगह बना सकती है। एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल एनसीटी का सबसे अच्छा स्कूल नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि उनके पास हर साल ऐसे छात्र हों जो शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पा सकें। यहाँ तक कि एनसीटी के सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल में भी सालाना ऐसे 1 या 2 ही छात्र होते हैं। आखिरकार एनसीटी एक छोटा शहर ही तो है। झांग जियानवू की निगाहें थोड़ी देर के लिए झपकीं, फिर जियांग ये की ओर मुड़ गईं। इस छात्र में वाकई कुछ प्रतिभा दिखती है और शायद अगले साल उसे 25 स्कूल्स अलायंस में शामिल होने का बहुत कम मौका मिल सकता है। मिस चेन की खातिर आइए उसे एक मौका दें। जब वह सोच विचार कर रहा था, तभी एक युवक उसके पास आया। निर्देशक झांग, क्या यहाँ कोई ऐसा छात्र है जिसमें आपकी रुचि हो? युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। झांग जियानवू ने मुड़कर देखा। वह युवक वांग जियांग था, जो उन्नत कक्षा का छात्र था। वह इस सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे और वर्तमान में अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर हैं। वांग जियांग ने हॉल में चारों ओर नजर घुमाए और उत्सुकता से पूछा, मैं देख रहा हूं कि ये सभी साधारण कक्षा के छात्र हैं। झांग जियानवू ने अपने हाथों को पीठ पर रखते हुए कहा, कभी किसी को कम मत समझो। साधारण कक्षा ने पहले भी मजबूत दावेदार दिए हैं, जैसे पिछले साल जब एक छात्र ने साधारण कक्षा से उन्नत कक्षा में स्थानांतरण किया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान कक्षा के शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया। वांग जियांग ने खंडन नहीं किया और टिप्पणी की, ऐसे लोग हमेशा अल्पसंख्यक होते हैं। मेरे सहित अधिकांश लोग वास्तव में काफ़ी औसत दर्जे के होते हैं। उसने बार बार आहें भरी, जिससे आत्महीनता का भाव प्रदर्शित हुआ। झांग जियानवू ने उसे इल्जाम भरी नज़रों से देखते हुए कहा, दिखावा करना बंद करो। कक्षा में तीसरे नंबर पर होते हुए भी विनम्रता का ढोंग कर रहे हो। पहले अपने से आगे चल रही उन दोनों लड़कियों को पीछे छोड़ दो, उसके बाद ही बड़ी बड़ी बातें करना। वांग जियांग अवाक रह गया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं औसत दर्जे का हूँ, मैं कैसे दिखावा कर रहा हूँ? झांग जियानवू ने ठंडी सी झंझनाहट भरी सांस ली और आगे कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह लड़का अक्सर नाटक करता है। क्या उसे इस बात का एहसास नहीं था? अब कक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करने के बाद उसने विनम्रता का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी अहंकारी था। इस समय तक कक्षा 9 के अधिकांश छात्रों ने मूल्यांकन पूरा कर लिया था। शीर्ष स्थान पर रहने वाले छात्र भी धीरे धीरे वर्चुअल स्टाररी स्काई से बाहर निकल रहे थे। विशाल स्क्रीन पर ग्रेड रैंकिंग एक बार फिर बदल रही थी।
अध्याय 18, अध्याय 17, रसातल में छिपा हुआ अजगर। पुची, आभासी शहर में, जियांग ये ने आखिरी परछाई के सिर पर मुक्का मारा। हफ, सभी ने राहत की सांस ली। अंततः तीनों परछाइयों को पराजित कर दिया गया। इस समय जियांग ये की टीम में उनके अलावा अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे और जियांग ये को भी मामूली चोटें नहीं आई थीं। हफ हफ टिल्ड, पास ही में अंधेरे में और भी परछाइयां एक साथ आकर आकार ले रही थीं। इस बार 5 परछाइयां थीं। तीसरा दौर। ताओ शियाओगांग और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई दी। वे अब और लड़ नहीं सकते थे। जियांग ये अकेले ही आगे बढ़ा, अपनी पूरी ताकत खत्म होने से पहले एक और साए को मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने तीसरे दौर की कठिनाई को कम करके आंका। आधे मिनट बाद जियांग ये और उनके 4 साथी एक साथ आभासी शहर से बाहर निकल गए और उनके सामने सिस्टम सेटलमेंट पेज दिखाई दिया। इस समूह ने वर्चुअल स्टाररीज का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और सभी पक्षों के बीच मतभेद सुलझ गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिनिशर ताओ जियाओगांग। सर्वश्रेष्ठ टैंक ताओ जियाओगांग। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ताओ शियाओगांग का लगातार 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना खुद उन्हें भी आश्चर्यचकित कर गया। सर्वोत्तम क्षति जियांग ये। सर्वोत्तम दृष्टि जियांग ये। सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट विल जियांग ये। शैडो रेस के 4 सदस्यों को मार गिराया। इसमें 21 मिनट लगे। टीम के हताहतों की औसत दर 85% रही। ग्रुप MVP जियांग ये 70 अंक, ताओ शियाओगांग 50 अंक, शिया किंग 45 अंक। ये देखकर जियांग ये ने राहत की सांस ली। उसे लगभग लगा था कि वह बिना कुछ किए ही जीत हासिल करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ताओ शियाओगांग ने शर्मिंदा होकर कहा, भाई जियांग, माफ कीजिए, मैंने आपके कुछ शिकार चुरा लिए। यह महज एक संयोग था। जब भी शैडो रेस का कोई सदस्य मौत के करीब होता तो वह दौड़कर उसके पास आ जाता। वह चुपचाप यह नहीं देख सकता था कि परछाई उसके साथियों को भी अपने साथ ले जा रही है ना? इस तरह ताओ शियाओगांग ने अनजाने में 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। शैडो रेस के अंतिम सदस्य को ही जियांग ये ने स्वयं मारा था। कोई बात नहीं, जियांग ये ने सिर हिलाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। व्यवस्था के व्यवस्थित होने के बाद वे सभी आभासी स्थान से बाहर निकल गए और धातु के हॉल में लौट आए। जियांग ये ने अपने वर्चुअल असेसमेंट स्कोर को देखा। जियांग ये 330 अंक। 330 अंक, मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के मानक से सिर्फ 20 अंक कम। जियांग ये मुस्कुराया। उन्होंने ली जीचाओ और जू सिसी के स्कोर पर भी ध्यान दिया। ली जीचाओ 355 अंक, जू सिसी 315 अंक। 355 अंक। ली जीचाओ का कुल स्कोर देखकर जियांग ये आश्चर्यचकित रह गया। उसे याद आया कि दूसरी पार्टी के तीनों आइटमों का कुल स्कोर 295 अंक था, जिसका मतलब है कि इस मूल्यांकन में उसने केवल 60 अंक प्राप्त किए, जो जियांग ये से कम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तीसरे दौर तक नहीं पहुंच पाया? जियांग ये ने मन ही मन सोचा। वर्चुअल स्टाररी स्काई असेसमेंट एक चैलेंज मोड के समान है। जितने ज़्यादा राउंड पूरे होंगे उतना ही ज़्यादा स्कोर मिलेगा। चारों मार्शल आर्ट के कुल अंकों में इस मूल्यांकन का सबसे अधिक महत्व है, जो लगभग आधे के बराबर है। जितना अधिक स्कोर होगा वर्चुअल स्टाररी स्काई असेसमेंट से आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि झाओ किंगली, जो अकेले इस मूल्यांकन से 300 अंक प्राप्त करके 700 का उच्च स्कोर प्राप्त कर सकती थी। और ली जीचाओ के कम अंक हासिल करने का मतलब है कि वह तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। तो चौथे मूल्यांकन के स्कोर में मुझे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए। दुर्भाग्यवश कुल स्कोर में अभी भी दूसरे स्थान पर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मुझे $10,000 की छात्रवृत्ति तो मिल जाएगी। जियांग ये पहले से ही संतुष्ट था। महज एक सेमेस्टर में 25वें रैंक से इस रैंक तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी, ये सिर्फ वही जानता था। वहीं दूसरी ओर ली जीचाओ भी रैंकिंग पर नजर रख रहे थे। 355 अंक। ली जीचाओ ने अपने स्कोर को घूरते हुए देखा। उनके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। पिछली परीक्षा में उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए उन्हें इतने कम अंक नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन शैडो रेस की दहाड़ ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। फिर ली जीचाओ ने अचानक एक नाम देखा, जियांग ये। 330 अंक। उसका वर्चुअल असेसमेंट स्कोर मेरे स्कोर से ज्यादा है। ली जीचाओ ने उस ओर देखा जहां जियांग ये थी। उन्हें याद आया कि सेमेस्टर की शुरुआत में जियांग ये का स्कोर केवल 206 अंक था। महज एक सेमेस्टर में उसने 100 से अधिक अंक बढ़ा लिए। सुधार की ये दर उनकी दर से भी अधिक थी। ली जीचाओ को कुछ एहसास हुआ। उनकी आंखों में विचारशील भाव दिखाई दिया। धिक्कार है, अभी भी तीसरा स्थान। जू सिसी ने अपनी रैंक को घूरते हुए अपनी सफ़ेद मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। जियांग ये ने मुझसे 15 अंक अधिक प्राप्त किए। वह निश्चित रूप से तीसरे बैच में पहुंच जाएगा और उसकी औसत हताहत दर मेरी तुलना में कम है। औसत हताहत दर से तात्पर्य पूरी टीम के लिए प्रति मिनट चोटों की औसत आवृत्ति से है। अगर टीम का कोई साथी खिलाड़ी मर जाता है तो ये दर बहुत बढ़ जाती है।
हालांकि उनके समूह में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन लगभग सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें औसत हताहत दर 90% थी। काफी देर बाद जू सिसी ने धीरे से सांस छोड़ी और असहाय होकर पास ही खड़ी जियांग ये की ओर देखा। यह आदमी भी मेरी तरह गरीब परिवार से लगता है। खैर, उन परेशान करने वाले अमीर बच्चों से हारने से तो बेहतर है कि उससे हार जाएं। जू सिसी ने आह भरी। फिर उसने दोबारा मुट्ठी भींची। लेकिन सिर्फ 15 अंकों का अंतर है, अगले सेमेस्टर में मैं तुम्हें फिर से जरूर पीछे छोड़ दूंगी। ... हॉल के सामने झांग जियानवू ने सख्त स्वर में कहा, जिन छात्रों ने मार्शल आर्ट की चारों परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, वे घर जा सकते हैं। अगले साल आप सीनियर हो जाएंगे। इस गर्मी में खूब मेहनत करो और कक्षा को पीछे मत रहने दो। इसके साथ ही कक्षा 9 के सभी छात्र एक एक करके जाने लगे। झांग जियानवू ने जियांग ये की ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी झलक गई। उसने वर्चुअल असेसमेंट में 70 अंक प्राप्त किए। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की मार्शल आर्ट के प्रति इच्छाशक्ति काफी प्रभावशाली है। उन्होंने पहले भी जियांग ये की युद्ध क्षमताओं को देखा था। जियांग ये की ताकत के उनके आकलन के आधार पर इस आकलन से सामान्यतः केवल 50 अंक मिलने चाहिए, जो अधिकतम 60 अंकों से अधिक नहीं होने चाहिए। अंक, ये तो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। लेकिन वर्चुअल मूल्यांकन में केवल युद्ध क्षमता का ही आकलन नहीं किया जाता, इसमें मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति का भी आकलन किया जाता है। शैडो रेस दिमाग में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे लोग अराजकता में डूब जाते हैं। केवल वे लोग जिनमें मार्शल आर्ट की प्रबल इच्छाशक्ति हो, वे ही इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। जियांग ये की इतनी अधिक अंक प्राप्त करने की क्षमता निश्चित रूप से उसकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति के कारण है। झांग जियानवू के बगल में बैठे वांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, निदेशक महोदय, क्या आप अभी ली झिचाओ नाम के उस छात्र को देख रहे थे? 355 अंक एक औसत मार्शल यूनिवर्सिटी के लिए निर्धारित आधारभूत स्कोर से अधिक हैं। द्वितीय वर्ष में एक सामान्य छात्र का इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में सराहनीय है। वांग जियांग ने मूल्यांकन किया। झांग जियानवू ने कोई उत्तर नहीं दिया। कक्षा 9 के सभी छात्रों के चले जाने के बाद झांग जियानवू ने अंततः धीरे से कहा, कक्षा 9 से कोई उल्लेखनीय छात्र निकल सकता है। वांग जियांग असमंजस में था। अगर कोई और यह बात कहता तो शायद वह उपहास उड़ाता, लेकिन चूंकि झांग जियानवू ने ऐसा कहा था, इसलिए वह इसे गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं सका। वह पूछे बिना नहीं रह सका, ये ली झिचाओ, क्या वह वाकई इतना उत्कृष्ट है? झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, ड्रैगन गहराई में छिपा रहता है, शहर में घात लगाए बैठा रहता है, कभी कभी सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाला ही सबसे शक्तिशाली होता है। क्या अजगर छिप जाता है? वांग जियांग और भी हैरान थे। निर्देशक द्वारा किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए ड्रैगन शब्द का प्रयोग करना दुर्लभ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ली झिचाओ में कोई ऐसी विशेष विशेषता हो जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया हो? वांग जियांग ने सोचा। बेवकूफ, झांग जियानवू ने डांटते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था। उसने सिर हिलाया और चला गया। वांग जियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। ली झिचाओ नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है? उसने कक्षा 9 में दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र की तलाश की। जियांग ये 330 अंक। 330 अंक, वांग जियांग ने बुदबुदाते हुए कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर उसके पास सिर्फ एक हाथ ही बचा होता तब भी उसे इतने कम अंक नहीं लाने चाहिए थे। मैं समझता हूँ। अचानक वांग जियांग को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी आंखें साफ हो गईं और वह सोचने लगा। निर्देशक का इशारा सूक्ष्म था। वह सामान्य वर्ग का जिक्र करते हुए बोल रहा था, लेकिन उसका मतलब विशेष वर्ग से था। क्या छिपा हुआ ड्रैगन मैं ही हो सकता हूँ? अध्याय 19, अध्याय 18, 30,000। द्वितीय वर्ष, कक्षा 9, मार्शल आर्ट्स कक्षा। कक्षा के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर इस सेमेस्टर के अंतिम मूल्यांकन, मार्शल आर्ट्स के अंक और रैंकिंग प्रदर्शित किए गए हैं। प्रथम स्थान, ली झिचाओ 355 अंक। द्वितीय स्थान, जियांग ये 330 अंक। तीसरा स्थान, जू सिसी 315 अंक। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भाई जियांग, बधाई हो। ताओ शियाओगांग, शिया किंग और अन्य लोग उन्हें बधाई देने आए और बोले, कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जियांग ये ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को भी बधाई, आप सभी इस बार शीर्ष 30 में जगह बनाने में कामयाब रहे। इस कक्षा में कुल 100 छात्र हैं। शीर्ष 30 में आने का मतलब है औसत से ऊपर का प्रदर्शन हासिल करना। ताओ शियाओगांग ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में भाई जियांग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चौथे मूल्यांकन में उनके मार्गदर्शन के बिना मुझे इतने अच्छे अंक नहीं मिलते। सामान्य वर्चुअल मूल्यांकन में वह अधिकतम 20 या 30 अंक ही प्राप्त कर पाता था। इस बार वह 50 अंक हासिल करने में कामयाब रहा। शिया किंग और अन्य लोगों ने भी 40 से अधिक अंक अर्जित किए। महज 20 अंकों के अंतर को कम मत समझिए, यह आपको 1 दर्जन से अधिक रैंक ऊपर ले जा सकता है। किसी समकक्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 20 अंक हजारों लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं।
तो आप सबको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जियांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले सेमेस्टर में अपनी रैंकिंग गिरने मत देना। हाँ, बिल्कुल। जब वे बातें कर रहे थे तभी सफ़ेद पोशाक और लेस वाले मोजे पहने चेन जिलू कक्षा में दाखिल हुई। आप सभी ने अंतिम मूल्यांकन के परिणाम देख लिए हैं। चेन जिलू ने शांत भाव से मंच से मूल्यांकन परिणामों पर संक्षेप में टिप्पणी की और उनका सारांश प्रस्तुत किया। 10 मिनट जल्दी से बीत गए। चेन जिलू ने ज़्यादा शब्द बर्बाद नहीं किए और संक्षेप में अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जियांग ये, लीजी चाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे कार्यालय में आइए। इतना कहकर वह अपने लंबे पैरों को लेकर कक्षा से बाहर निकल गई। सभी को पता था कि सेमेस्टर समाप्त हो गया है, इसलिए वे घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे। ये, शिक्षक ने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया? वेन युएहुई ने जियांग ये से हैरानी से पूछा। शायद ग्रेड से संबंधित कुछ होगा। जियांग ये भी असमंजस में था, लेकिन उसके मन में एक और अनुमान था। ... कुछ ही देर बाद चेन जिलू के कार्यालय में। आपको किसी बात की सूचना देनी है। चेन जिलू ने अपने सामने खड़े दोनों लड़कों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 1 महीने में स्कूल में एक ट्रायल होगा। क्या आप दोनों उसमें भाग लेना चाहेंगे? 1 महीने में, गर्मियों के दौरान? जियांग ये थोड़ा हैरान था। उसने अनुमान लगाया कि यह मुकदमे के बारे में था, लेकिन इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। ली जीचाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या सामान्य कक्षा में परीक्षण के लिए केवल एक ही सीट है? क्या हम दोनों भाग ले सकते हैं? चेन जिलू ने शांत भाव से कहा, नियम मर चुके हैं, लोग जीवित हैं। जब तक आप पर्याप्त रूप से उत्कृष्ट हैं, विद्यालय अपवाद कर सकता है। ये सुनकर जियांग ये भावुक हुए बिना नहीं रह सकीं। उसने अनुमान लगाया कि शायद चेन जिलू ने विशेष रूप से उसके लिए इस पद के लिए आवेदन किया था। चेन जिलू ने आगे कहा, ये परीक्षा सबसे निचले स्तर की परीक्षा है, और जब तक आपके पास स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में महान सफलता है, आप इसमें भाग ले सकते हैं, और यह सीधे स्कूल में आयोजित की जाती है। लेकिन अगर आप केवल महान सफलता स्तर पर हैं, तो उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत कम है। परीक्षण में असफल होने से कुछ जोखिम तो होता है, हालांकि इससे जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह आपकी भविष्य की खेती को प्रभावित कर सकता है। इस बयान ने जियांग ये और ली जिचाओ को चुप करा दिया। मुकदमे के दौरान खतरा हो सकता है, हालांकि उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। किसी भी मुकदमे में जोखिम तो होते ही हैं, अन्यथा उसे मुकदमा कैसे कहा जाएगा? चेन जिलू ने कहा, यही एक मौका है। अगर आपने भाग लेने का फैसला कर लिया है तो मुझे अभी बता दीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग ये और ली जिचाओ ने एक सुर में कहा, मैं भाग लूंगा। चेन जिलू ने सिर हिलाया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ली जिचाओ, अब तुम जा सकते हो। जियांग ये, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ। ली जिचाओ ने जियांग ये की ओर एक नज़र डाली और जाने के लिए मुड़ गया। जियांग ये ने चेन जिलू की ओर देखकर पूछा, शिक्षक, क्या और कुछ है? चेन जिलू ने दीवार की ओर एक डिस्क जैसी वस्तु उछाली। एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ वस्तु दीवार से चिपक गई। यह एक ध्वनिरोधक उपकरण है। इसे व्यवस्थित करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए जियांग ये की ओर देखा और कहा, बुरा नहीं है, एक सेमेस्टर में 25वें रैंक से दूसरे रैंक पर आ गए। ये सब आपकी शिक्षा की बदौलत है, गुरुजी, जियांग ये ने ईमानदारी से जवाब दिया। आप तो हमेशा इतने विनम्र रहते हैं, चेन जिलू ने कहा, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। इस बार जियांग ये का परिणाम भी उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा। इससे पहले उसने जियांग ये का परिचय झांग जियानवू से कराया था, ये सोचकर कि अगर जियांग ये शीर्ष 10 में जगह बना लेता है तो यह उसकी उत्कृष्टता को पर्याप्त रूप से साबित कर देगा। अप्रत्याशित रूप से वह सीधे शीर्ष 2 में पहुंच गया। इससे उसे कुछ गर्व भी महसूस हुआ। चेन जिलू ने दराज से एक लिफाफा निकाला, इसे ले जाओ और घर जाकर इससे पोषण प्राप्त करो। जियांग ये ने लिफाफा स्वीकार किया और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर 30,000 युआन थे। शिक्षक, आप? उसने हैरानी से चेन जिलू की ओर देखा। कम आय वाले परिवारों के लिए द्वितीय स्थान के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति केवल 10,000 युआन थी, और ये तीसरे वर्ष तक प्रदान नहीं की गई थी। 30,000! वह तो पहले स्थान पर भी नहीं था, उसे इतनी बड़ी रकम कैसे मिल सकती थी? मैंने निर्देशक झांग के साथ शर्त लगाई थी। चेन जिलू ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, इसलिए मुझे निराश मत करना। जियांग ये ने आश्चर्य का भाव दिखाया। तो 30,000 युआन शिक्षक की ओर से प्रायोजन था। गुरुजी, क्या 30,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? आपको भी अपनी साधना के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। जियांग ये बिना किसी कारण के दूसरों से मदद स्वीकार नहीं करता था। विशेषकर जब बात पैसों की हो तो इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। चेन जिलू ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन तुम अलग हो। इस महीने आपको अपनी पूरी क्षमता से सुधार करने की जरूरत है ताकि 1 महीने बाद होने वाले ट्रायल में आपको मौका मिल सके। इस अवधि के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना बढ़ाने के लिए आपको प्रतिदिन मार्शल आर्ट सामग्री का सेवन करना होगा। उसकी आवाज़ स्पष्ट थी।
जियांग ये मन ही मन थोड़ा हैरान रह गया। उसके शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ कि मुकदमे की कठिनाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक हो सकती है। चेन जिलू ने अपना दाहिना पैर क्रॉस किया हुआ था, उसकी ड्रेस का किनारा नीचे की ओर एक लंबे गोरे पैर को दिखा रहा था। उसने शांत स्वर में बात की, मार्शल आर्ट्स के लिए कई प्रकार के पोषण तत्व उपलब्ध हैं। तेजी से सुधार करने के लिए आपको टाइगर गॉल, वेलाय आदि जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का चयन करना होगा। ये खर्च बहुत बड़ा है, 30,000 रुपये आपके पोषण के लिए हैं। अंत में इसे उधार लिया हुआ पैसा समझें, आपको इसे बाद में मुझे लौटाना होगा। हल्की सी मुस्कान के साथ चेन जिलू ने हल्के से अपना छोटा सा पैर हिलाया, जिससे एक चंचल स्पर्श जुड़ गया। जियांग ये ने कहा, तीसरे वर्ष में छात्रवृत्ति मिलने के बाद या परीक्षण से पैसे कमाने के बाद मैं इसे लौटा दूंगा। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद इस बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ 30,000 है, अभी मुझे इस रकम की चिंता नहीं है। चेन जिलू ने हाथ हिलाकर एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। जियांग ये को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। वह कितनी अमीर थी, 30,000 को मामूली समझकर खर्च करना। क्या उसके परिवार के पास कोई खदान हो सकती है? कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने गंभीरता से झुककर कहा, धन्यवाद शिक्षक जी। जियांग ये को इस बात की पूरी जानकारी थी, चाहे यह उस शर्त की बात हो जिसका उसने जिक्र किया था या कर्ज चुकाने पर जोर देने की बात हो, असल में ये सब उसकी गरिमा का ख्याल रखने के लिए था। कुछ मदद दान के समान होती है, लेकिन किसी को छाता देना वाकई में एक तरह की मदद होती है। 2 जीवन जी चुके जियांग ये इन मामलों में स्पष्ट सोच रखते थे, जिससे वे और भी अधिक आभारी थे। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान दी। वैसे हाल ही में एनसीटी शायद उतनी सुरक्षित नहीं है। छुट्टियों के दौरान ज्यादा बाहर मत निकलना, उसने अचानक कहा। बहुत सुरक्षित नहीं। जियांग ये के दिल में हलचल सी मच गई, क्या ये एक छाया आपदा की वजह से हो सकता है? चेन जिलू ने आगे कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे वीचैट पर मैसेज करें। मेरी वीचैट आईडी सीजल 2,30,60,901 है। जियांग ये एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, शिक्षक जी क्या आपके पास आपका फ़ोन नंबर है? मैं आपसे संपर्क करने के लिए एक संचार उपकरण ले लूंगी, फ़ोन बहुत महंगे हैं। चेन जिलू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और दराज से एक घड़ी निकाली। आप मेरी संचार घड़ी का उपयोग कर सकते हैं, इससे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। इस बिंदु पर जियांग ये ने बात मान ली और घड़ी स्वीकार कर ली। शिक्षक जी मैं अब वापस जा रहा हूँ। हम वापस चले जाओ। चेन जिलू ने हाथ हिलाया। जियांग ये ने सिर हिलाया और दफ्तर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। लेकिन दफ्तर से निकलने से पहले उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर चेन जिलू की ओर देखा। डिस्प्ले पैनल दिखाई दिया। जब जियांग ये ने चेन जिलू के सिर के ऊपर लिखी 2 पंक्तियां देखीं तो वह तुरंत चौंक गया। अध्याय 20, अध्याय 19। तो मुझे आपसे पूछने दीजिए। कार्यालय के अंदर रिंग रिंग रिंग। जियांग ये के जाने के तुरंत बाद चेन जिलू का फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी, झाओ यंगलुओ। जिलू क्या तुम्हें अभी भी पैसों की जरूरत है? चेन जिलू द्वारा कॉल का जवाब देने के बाद एक लड़की की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। आपने मुझसे पहले 30,000 क्यों उधार लिए थे, क्या वह काफी है? ये सुनकर चेन जिलू की पहले की अमीर छवि पल भर में धराशायी हो गई। उसने आह भरी और बोली, झाओ यंगलुओ क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? मेरे पास तो अभी 10,000 भी नहीं है। जल्दी से मुझे 20,000 और भेज दो। अगले ही पल फोन पर विस्मय भरी आवाज आई, हे भगवान आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या अब एक साधना सत्र की कीमत 10,000 से भी ज्यादा नहीं होती? चेन जिलू ने कहा, यह मेरी साधना के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे छात्र के लिए है जिससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं और मैं उसमें थोड़ा सा शुरुआती निवेश कर रही हूँ। झाओ यंगलुओ ने हैरानी से कहा, एक छात्र जिससे आपको बहुत उम्मीदें हैं? क्या आपको कभी कोई असाधारण प्रतिभा मिली है? तुम क्या सोच रही हो? चेन जिलू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, आन शहर में ऐसा छात्र कैसे हो सकता है? झाओ यंगलुओ ने हैरानी से पूछा, तो फिर वो कौन है? जब आपकी अपनी साधना पर्याप्त नहीं है तो निवेश के लिए पैसा उधार लेना क्यों उचित है? चेन जिलू हंसते हुए बोली, दरअसल ये निवेश नहीं है, बस थोड़ी सी मदद है। लड़का है या लड़की? लड़का। ओह। झाओ यंगलुओ का लहजा थोड़ा शरारती हो गया, क्या वह सुंदर है? उसका व्यक्तित्व कैसा है? चेन जिलू ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस उत्सुक। झाओ यंगलुओ खिलखिलाकर हंस पड़ी, आप व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी हैं। अगर यह बात फैल गई कि आपने किसी की मदद के लिए पैसे उधार लिए थे तो ये बहुत बड़ी गपशप बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेन जिलू ने अवाक होकर जवाब दिया, बस करो, मैं लगभग आधे साल से स्कूल नहीं गई हूँ। अगले साल तुम जूनियर क्लास में होगे, जल्दी वापस आना, स्कूल में तुम्हारा बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। झाओ यंगलुओ ने कहा और फिर उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, वैसे वह आदमी आखिर है कौन?
आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या वह, अगले साल मिलते हैं, मैं तब तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। चेन ज़िलू ने दृढ़ता से फ़ोन काट दिया। उसके बाद वह खिड़की से बाहर देखने लगी और विचारों में खो गई। क्या उसे जियांग ये अद्वितीय लगता है? उसने खुद ऐसा जानबूझकर नहीं सोचा था। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसे जियांग ये में अपनी ही परछाई का कुछ अंश दिखाई दिया, इसीलिए उसने मदद का हाथ बढ़ाया। क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस समय जियांग ये को कितनी मदद की ज़रूरत है। चेन ज़िलू ने अपना पीला चेहरा अपने हाथ पर टिका लिया। उसकी निर्मल आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी। मिस की बीमारी वाकई बहुत दुर्लभ है। गर्म कमरे में डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटी हुई छोटी बच्ची को देखा और बार बार आहें भरीं। ये बीमारी, अगर इसका अभ्यास न किया जाए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसका अभ्यास करते हैं, आप अनगिनत विषों और हड्डियों द्वारा खाए जाने के असहनीय दर्द से लगातार पीड़ित होंगे। यहाँ तक कि तारा में आकाश मार्शल आर्ट के उस्ताद भी इसे सहन नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका है साधना का त्याग करना और तारों भरे आकाश के युद्धपथ पर कदम न रखना। बिस्तर पर लेटी छोटी बच्ची की त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, पलकें लंबी थीं, उसके चेहरे के भाव अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि जब वह बड़ी होगी तो वह निश्चित रूप से एक असाधारण रूप से सुंदर महिला होगी। एक दंपत्ति बिस्तर के पास खड़े थे। उस व्यक्ति का व्यवहार शांत था। उसने गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे। स्पष्ट रूप से वह किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति जैसा लग रहा था और उसकी भौहें और आंखें उस लड़की से मिलती जुलती थीं। हालांकि उसके बगल में बैठी महिला उस छोटी लड़की से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन वह बेहद आकर्षक और सुंदर थी। डॉक्टर की बात सुनकर उस आदमी का चेहरा निराशा से भर गया और वह मुंह फेर कर चला गया। एक पल के बाद कमरे के बाहर से एक दमदार पुरुष की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी, कितना अफसोस की बात है, इतनी अच्छी प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है। इसके बाद एक मधुर महिला की आवाज़ सुनाई दी, उसे अपनी माँ की तरह जीवन भर एक साधारण इंसान ही रहने दो। आखिरकार हमारे पास और भी बच्चे हैं जिनका हम पालन पोषण कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटी छोटी बच्ची हल्की सी कांप उठी। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे मार्शल आर्ट का महारथी बनना होगा। चेन ज़िलू अपनी यादों से बाहर लौटी। उसकी निगाहें और भी शांत हो गईं। अन्यत्र जियांग ये भी सड़क पर चलते हुए पुरानी यादों में खो गया। इससे पहले उन्होंने पैनल के माध्यम से चेन ज़िलू की प्रतिभा का आकलन किया था। शारीरिक बनावट, गहन शरीर, ऊपरी प्रतिभा, ताओबोन। क्या शिक्षक चेन वास्तव में ताओबोन से संपन्न हैं? जियांग ये ने मन ही मन सोचा। ताओबोन प्रतिभा हालांकि नवजात प्रतिभा से केवल एक स्तर ऊपर है, लेकिन अंतर एक खाई जितना विशाल है। नवजात शिशु से तात्पर्य मार्शल बोन के नवजात शिशु से है, जबकि ताओबोन सिर्फ मार्शल बोन का नवजात शिशु होने से कहीं अधिक है। जिन लोगों में ताओबोन की प्रतिभा होती है, जन्म से ही उनकी मार्शल बोन में असाधारण गुण होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक दिव्य शक्ति और दिव्य दृष्टि, और उनमें ऐसी क्षमताएं होती हैं जो आम लोगों में नहीं होती। 15 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखते ही वे आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, आश्चर्यजनक गति से अभ्यास कर सकते हैं, और मार्शल आर्ट की कोई भी तकनीक उनके लिए सहजता से आ जाती है। मार्शल आर्ट के लिए जन्मा, मार्शल आर्ट में पुनर्तः निपुण, ये ताओबोन है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऐसे लोग मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रख देते हैं तो उनके लिए विभिन्न लोगों को तोड़ना पानी पीने जितना आसान हो जाता है, और इसमें वस्तुतः कोई बाधा नहीं आती। बेशक अफवाहें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, लेकिन इससे ऐसी प्रतिभा की शक्ति उजागर होती है। और यह गहन शरीर, क्या यह नश्वर शरीर से भी श्रेष्ठ शरीर है? जियांग ये ने पैनल को याद किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गहन शरीर नश्वर शरीर से एक उच्च स्तर का होना चाहिए। यदि प्रोफाउंड बॉडी को भी ए, बी, सी, डी स्तरों में विभाजित किया जाए तो चेन ज़िलू की मार्शल प्रतिभा वास्तव में भयावह है। आप ध्यान दें, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट कक्षा के वर्ष प्रमुख झांग जियानवू भी नवजात प्रतिभा थे, जिनका शरीर निम्न स्तर का एक था, जबकि चेन ज़िलू ऊपरी एक गहन शरीर। सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर ही वह 7 गुना बेहतर है। शिक्षिका चेन की उम्र तो केवल 19 वर्ष है। उन्हें विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, फिर वह आन शहर में शिक्षिका के रूप में क्यों हैं? जियांग ये ने सोचा। चेन ज़िलू की चैट आईडी उसकी जन्मतिथि है 1 सितंबर 2306। अब जून 2325 है, इसलिए चेन ज़िलू अभी 19 साल की भी नहीं हुई है। कुछ ही देर में जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और इन विचारों में खो गया। पढ़ाई में वापस लौटना, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना। दूसरे लोग क्या करते हैं यह उनका निजी मामला है। उनका लक्ष्य अगले महीने में खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। जियांग ये को अच्छी तरह पता था कि चेन ज़िलू ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने उसकी प्रतिभा और मेहनत को देखा था। महज एक सेमेस्टर में कक्षा में 25वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हुए चेन ज़िलू ने ये सब देखा। अगर वह धारणा न होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता।
मार्शल आर्ट की कक्षा से सभी छात्र बाहर जा चुके थे। जियांग ये ने अपना सामान समेटा, बिना रुके जल्दी से दरवाजे की ओर चल दिया। शाम ढलने लगी थी, आम लोगों के लिए रात खतरनाक थी। लेकिन कक्षा से बाहर निकलने के बाद जियांग ये की अचानक झाओ यंगलुओ से एक तेज नज़र वाले लड़के के साथ मुलाकात हो गई। तुम गए नहीं हो? जियांग ये को कुछ आश्चर्य हुआ। ली जीचाओ ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या ये ठीक रहेगा? जियांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। वे दोनों एक सुनसान कोने में चले गए। बताओ, क्या बात है? ली जीचाओ थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, जियांग ये, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुमने कोई नशीली दवा ली है? ये सुनकर जियांग ये काफ़ी हैरान रह गया और बोला, मैंने कोई नशा नहीं किया है। ड्रग्स न लें? ली जीचाओ की पुतलियां थोड़ी सी कांपीं। अगर आपने ड्रग्स नहीं ली हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनी ड्रग्स ली हैं? उसने लगातार पूछा। जियांग ये थोड़ा अचंभित रह गया, मैंने भी ड्रग्स नहीं ली हैं। ली जीचाओ ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनके विचार में जियांग ये ने बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया होगा, अन्यथा इतनी तेजी से प्रगति करना असंभव है। वह हाल ही में बुरी तरह से ड्रग्स ले रहा है, फिर भी उसके ठीक होने की गति जियांग ये जितनी तेज नहीं है। हालांकि वह अभी भी पहले स्थान पर है, लेकिन उसे लगता है कि जियांग ये की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह उसे पीछे छोड़ देगा। अब जियांग ये के साफ इनकार से उसे तुरंत ठंडक महसूस हुई। ली जीचाओ ने सोचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ड्रग्स न ली हो, क्या वह दिखावा करने के लिए जानबूझकर ऐसा कह रहा है? लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि वह इतनी सारी दवाएं खरीद सके, एक सेमेस्टर का खर्च उठाना ही उसकी सीमा है। अगर अगले महीने तक उसे कोई दवा नहीं मिलती है तो उसकी प्रगति जल्द ही धीमी हो जाएगी। इस विचार के साथ ली जीचाओ ने एक बार फिर जियांग ये की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जियांग ये, अगले महीने मिलते हैं, उम्मीद है तब भी तुम्हारी जुबान इतनी ही सख्त रहेगी। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जियांग ये ने पूरी तरह से अचंभित होकर उसकी पीठ देखी। यह आदमी, क्या ये ठीक है?